सो हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन टू दिस अनदर वीडियो। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कंपनी लॉ का पहला चैप्टर और पहला क्लास इंट्रोडक्शन होगा ये, ठीक है। एग्जीक्यूटिव लेवल के लिए कम्प्लीटली रेलिवेंट है और कोई भी स्टूडेंट जो सीए और सीएमए से बिलोंग करते हैं उनका अगर कोई भी सिलेबस है, सिलेबस में कोई भी टॉपिक है तो वो भी यहाँ से देख सकते, कोई दिक्कत वाला बात नहीं होगा उनके लिए, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। एग्जीक्यूटिव का सबसे पहला चैप्टर वो है इंट्रोडक्शन, ठीक है, कंपनी लॉ। अब स्टार्ट करने से पहले ना मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ, सो दैट आपका जो दिमाग में एक फ्रेम हो, वो जो एक फ्रेम है ना वो बन जाए, ढांचा बन जाए कि मेरे को कैसे करना होगा कंपनी लॉ, ठीक है, किस प्रकार से लेकर जाना होगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होता है ये। जब तक कि ना आप मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से जान लो तब तक मज़ा नहीं आएगा पढ़ने में, ठीक है। एक चीज़ याद रखना, पार्ट 1 में हमारा 14 चैप्टर्स है, ओके, 14 चैप्टर्स है विच होल्ड्स 50 मार्क्स, ठीक है, 14 चैप्टर्स 50 मार्क्स। पार्ट 2 में 6 चैप्टर्स है विच होल्ड्स 40 मार्क्स एंड पार्ट 3 में 3 चैप्टर्स है विच होल्ड 10 मार्क्स। और ये जो 3 चैप्टर्स है ना, इसमें से एक चैप्टर से ही क्वेश्चंस आते हैं हमेशा, ठीक है, मतलब 99% क्वेश्चन सिर्फ एक ही चैप्टर से आते हैं। यू अंडरस्टैंड दिस? तो इतना दिमाग में बैठा लो। क्या हो जाता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि 14 चैप्टर तो पढ़ लेते, 14 चैप्टर्स तो पढ़ लेते, लेकिन जो मेन चीज़ है ना वो इग्नोर कर देते हैं। जो कि यार ये देखो, लगभग अगर आपने एक चैप्टर पढ़ लिया तो 10 मार्क्स सिक्योर हो रहा है आपका, समझ में आ रहा है। और इधर में 6 चैप्टर्स पढ़ लिए आपने तो 40 मार्क्स जो है वो सिक्योर हो रहा है आपका। तो ये जो है ना दिमाग में अच्छे से बिठा लो कि बेटा जो कुछ भी हो जाए, ये 2 पार्ट जो है ना ये तो मेरे को करना ही है 100%। कोई भी एक चैप्टर भी मेरा छूटना नहीं चाहिए इन दोनों पार्ट से, ठीक है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि मतलब पार्ट 1 तो कर लेते हैं, यार 14 चैप्टर्स मैंने कर लिया, यार ये तो काफ़ी होगा मेरे पास करने के लिए, राइट, उस दिमाग के साथ चलते हैं वो लोग। तो तब ना दिक्कत हो जाता है, बिकॉज यार यहाँ पे 50 मार्क है सिर्फ, देखो 7 चैप्टर में से सिर्फ यहाँ पे 6 और यहाँ से एक चैप्टर ही पकड़ लो भाई, यहाँ से एक चैप्टर ही आता है, तो यहाँ पे 50 मार्क एंड दिस इज 14 चैप्टर्स। यू अंडरस्टैंड? किसी भी हाल में अपन को पार्ट 2 एंड पार्ट 3 बहुत अच्छी तरीके से कर लेना है। लेकिन आज का वीडियो कौन सा होगा? इंट्रोडक्शन वीडियो होगा, पार्ट 1 का पहला चैप्टर, ठीक है, पार्ट 1 का पहला चैप्टर होगा। थोड़ा मैं आप लोगों को अवगत करा लूँ किसके साथ, कंपनी लॉ के साथ, कि होता क्या है कंपनी लॉ। चलो थोड़ा हिस्ट्री में चलते हैं। ये सारी चीज़ जो मैं अभी बोलूँगा हिस्ट्री वाला, ये दिमाग में रखना नहीं है, सिर्फ आपको एक ब्रीफ आइडिया देने के लिए मैं ये एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। अच्छे से सुनना एकदम ध्यान से, देखो बहुत ईजी है। कंपनी लॉ में क्या है ना कि यार कंपनीज एक्ट मेरे को पता है कि पहले भी था, अपने को इतना पता है कि 1956 जो है ना वो तो हमने सुना सा है सर, मैंने CET में पढ़ा था सर 1956 वाला। हाँ उससे पहले क्या था, हाँ जी 82, उसके पहले 66। तो ये चेंज होते होते अमेंड होते होते आ रहा है, ठीक है। जैसे जैसे चेंज होता है, रिपील कब होता है, देखो 1956 को हटा के कौन सा लाया, 2013 कंपनीज एक्ट 2013। तो ये इसको पूरा हटा दिया है, समझ में आ रहा है। अमेंडमेंट तो अभी भी आता है, 2019 का अमेंडमेंट आया था, 2020 का अमेंडमेंट आएगा, तो ये सारे जो है ना ये तो आते रहेंगे। लेकिन सर ये नाम, ये जो पूरा एकदम एक ईयर है ना, ये कब चेंज हो जाता है? अभी तो कंपनीज एक्ट 2019 तो निकला नहीं, अमेंडमेंट निकला है। देखो सिंपल बात है, जब कोई भी एक्ट जैसे कि कंपनीज एक्ट 1956 बहुत बुरी तरीके से अनएप्लीकेबल हो एक पर्टिकुलर सिचुएशन में, पर्टिकुलर ईयर में, तो उसको रिपील किया जाता है। समझ में आ रहा है? इसको अभी हम लोग फॉलो नहीं कर पाएंगे, इसको अभी हम फॉलो नहीं कर पाएंगे बिकॉज अपना जो है सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत कुछ चेंज करना होगा। तब एकदम जड़ से उखाड़ के फेंक देते हम लोग 1956 को और नया जो एक्ट है उसको हम लोग एप्लीकेबिलिटी दे देते हैं कि चलो भाई तुमको हम लोग फॉलो करने वाले हैं अब से। समझ में आ रहा है? तब जाके पूरा रिपील होता है। समझ में आ रहा है? रिपील करना और अमेंडमेंट में चेंज मतलब डिफरेंस है। रिपील मतलब जड़ से उखाड़ के फेंक दिया किसको, 1956 को, और किसको मान रहे हैं हम लोग अभी, 2013 को। और अमेंडमेंट जैसे कि इसमें चेंजेस लाना, छोटा छोटा चेंजेस लाना। समझ में आ रहा है ना? जैसे जैसे वक्त बढ़ता जाएगा वैसे छोटा छोटा चेंजेस लाते रहेंगे हम लोग, ठीक है। इतना समझ में आ चुका है?
ओके, कंपनी का डेफिनेशन जो है हम लोगों ने CSET में भी करके रखे हैं। कंपनी क्या होता है, कंपनी क्या होता है बताओ। कोई भी कंपनी मीन्स ए कंपनी, कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। ठीक है, कंपनी का मतलब क्या होता है, जो कि 2013 कंपनीज एक्ट 2013 में इनकॉर्पोरेट हुआ है। ठीक है, या फिर अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ, मतलब कि 1956 में इनकॉर्पोरेट हुआ है, 1882 का एक्ट में इनकॉर्पोरेट हुआ है, 1866 के एक्ट में इनकॉर्पोरेट हुआ है, उनको कहा जाता है, बताओ क्या कहा जाता है, कंपनी। समझ में आ रहा है, कंपनी, कंपनी मीन्स ए कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ। इनकॉर्पोरेट मतलब जन्म लेना। समझ में आ रहा है ना। ओके, इतना तो क्लियर है सर, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग आगे। हाँ जी, नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी, ये सारे हम लोग जो है ना एकदम अच्छी तरीके से पढ़ के आ रहे हैं। कहाँ से, CSET लेवल का है सारा चीज़। हाँ सर, बहुत जाना पहचाना लग रहा है। नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी, बस थोड़ा सा चेंजेस है। थोड़ा चेंजेस कुछ इस प्रकार से है कि अपने को थोड़ा थोड़ा जो है केस लॉस जो है उनके नाम जो है याद करने होंगे। ठीक है ना, केस लॉस के नाम जो है वो याद करेंगे हम लोग थोड़ा थोड़ा। तो कॉर्पोरेट पर्सनालिटी का जो एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, किसका, कंपनी का, कॉर्पोरेट पर्सनालिटी। ठीक है, तो उसका केस लॉ किसके साथ रिलेट होता है, सलमान वर्सेस सलमान। तो क्वेश्चन अगर ऐसा आ गया, फॉर एग्जांपल क्वेश्चंस कैसे आते हैं मैं आपको मतलब बताता हूँ सबसे पहले। तो ऐसा नहीं है कि वो पूछेंगे बताओ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी क्या है, ऐसा कभी नहीं पूछेंगे वो लोग बोलेंगे कि यार एक आपको केस दे देंगे, उसके बाद आपको पूछेंगे कि बताओ इसमें कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी अट्रैक्ट होता है कि नहीं, इसमें आर्टिफिशियल पर्सन अट्रैक्ट होता है कि नहीं, यहाँ पे ये है तो ये कंपनी सिटीजन है कि नहीं। ठीक है, यहाँ पे ये सिचुएशन है तो बताओ इसका कंपनी का नेशनलिटी क्या होगा, रेसिडेंस क्या होगा। बताओ यार ये कंपनी लिमिटेड लायबिलिटी है कि नहीं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस पूछेंगे। तब आपको रेफरेंस देना होगा। क्या देना होगा, रेफरेंस दोगे कि भाई साहब एक ऐसा केस था जो था सलमान वर्सेस सलमान एंड कंपनी लिमिटेड, उसमें ऐसा बताया गया है कि कॉर्पोरेट पर्सनालिटी जो है वो एक कैरेक्टरिस्टिक्स रहता है कंपनी का। सर इतना लिखने से हो जाएगा, नहीं बेटा, पूरा एक्सप्लेन करना होगा कि कॉर्पोरेट पर्सनालिटी का मतलब क्या होता है। ठीक है, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम ईजीली लो, अभी आराम से सुनते रहो। ठीक है, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, ये भी तो अपने को पता ही है सर। कंपनी जो है ना वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, वो एक रियल पर्सन नहीं है। ठीक है, वो कहाँ पे प्रूव हुआ, वो कौन से केस प्रूव हुआ, देखो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस खदेर इंटरनेशनल कंस्ट्रक्शन एंड अदर्स। ठीक है, कंपनी सिटीजन नहीं है, कंपनी इज नॉट अ सिटीजन। उसके पास वोटर आईडी कहाँ है सर, वोटर आईडी नहीं है, तो वो कहाँ पे प्रूव हुआ, आरसी कॉपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये याद कर पाओगे भाई, प्लीज याद कर लेना, मेरा रिक्वेस्ट है, ये सारा जो है ना ये याद कर लेना। कंपनी हैज नेशनलिटी एंड रेसिडेंस, कंपनी का देखो सिटीजन तो नहीं है लेकिन नेशनलिटी है, रेसिडेंस है। ठीक है, तो ये कहाँ पे प्रूव हुआ, तुलिका वर्सेस पैरी एंड कंपनी। ठीक है, लिमिटेड लायबिलिटी का चक्कर कहाँ पे प्रूव हुआ, बकली जे इन रेलंटन एंड ग्लोब फाइनेंस कॉरपोरेशन में प्रूव हुआ था। समझ में आ रहा है, ये रिलेटेड केस लॉस है। ओके, तो ये सारे जो है ना इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये सारे याद कर लेना है। और बाकी जो है, बाकी सिर्फ एक है यहाँ पे सेपरेट प्रॉपर्टी का। कंपनी जो है एक सेपरेट प्रॉपर्टी है। ठीक है, इनके डायरेक्टर्स का नहीं है, किसी के बाप का नहीं है, ये सारे शेयर होल्डर्स के है। समझ में आ रहा है ना, उसका सेपरेट प्रॉपर्टी। अगर आप डायरेक्टर हो कंपनी का तो आप कंपनी को कंट्रोल नहीं कर पाओगे, मतलब कंट्रोल इन द सेंस कि उसका प्रॉपर्टी जो है वो आपका है, ऐसा आप कभी भी बोल नहीं पाओगे। समझ में आ रहा है ना, ये पब्लिक का है। अंडरस्टूड। मिसेस बच्चा वर्सेस एफ गुजदार वर्सेस द कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। समझ में आ रहा है, इसमें ये इस केस लॉ में प्रूव हुआ था ये चीज। ओके, बाकी तो भाई कुछ है नहीं यहाँ पे, ये तो कैरेक्टरिस्टिक्स है। कैरेक्टरिस्टिक्स एक बार ऊपर से देख लेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी, कंपनी क्या है, उसका कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी है, वो सू कर सकता है, वो सूड हो सकता है,
समझ में आ रहा है? वो प्रॉपर्टी होल्ड कर सकता है अपने नाम पे। कौन? कंपनी। कंपनी अपने ही नाम पे प्रॉपर्टी होल्ड कर सकता है, किसी को सू कर सकता है, कोई और बंदा कंपनी को भी सू कर सकता है। कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी है भाई उसका, ठीक है। ही इज अ लाइक आर्टिफिशियल पर्सन, लेकिन पर्सन तो है बेटा। आर्टिफिशियल पर्सन है लेकिन पर्सन तो है। हाँ जी, पर्सन तो है। उसके बाद कंपनी इज नॉट अ सिटीजन। सिटीजन नहीं है भाई, वोटर आईडी का है। नेशनलिटी है, लेकिन इंडियन कंपनी है या फॉरेन कंपनी है? नेशनलिटी है भाई। रेजिडेंस कहाँ पे रहता है कंपनी? रजिस्टर्ड कहाँ पर है कंपनी? रजिस्टर्ड कहाँ पे? उसका रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पर है? रेजिडेंस तो है बेटा कंपनी का। लिमिटेड लाइबिलिटी मतलब ये तो बहुत ब्यूटीफुल सा है। लिमिटेड लाइबिलिटी सबको पता है कि यार हर एक शेयर होल्डर का लिमिटेड लाइबिलिटी रहता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने 200 शेयर्स खरीदा किसी भी कंपनी का, तो आपका लाइबिलिटी कितना तक हुआ? 200 ही हुआ। 200 पे करना है आपको, थोड़ी ना 2 लाख करोड़ रुपए है आपका लाइबिलिटी। वो तो कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल है, वो छोड़ो। आपने कितना पेमेंट किया? आपने किया है 200 रुपये, तो आपका लाइबिलिटी कितना है? 200। समझ में आ रहा है? तो ये लिमिटेड लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट हम देखते हैं परपेचुअल सक्सेशन। हाँ जी बेटा, परपेचुअल सक्सेशन। हाँ जी, कंपनी का डायरेक्टर अगर मर गया तो क्या कंपनी बंद हो जाएगा? नहीं सर, कंपनी एक का थोड़ी ना है, सारे शेयर होल्डर्स क्या, वो चलता जाएगा, चलता जाएगा। सेपरेट प्रॉपर्टी है, डायरेक्टर्स की प्रॉपर्टी नहीं है। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, शेयर्स जो है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं हम। मेरा शेयर्स मेरी मम्मी को देंगे, मम्मी का शेयर्स डैडी को देंगे, डैडी का शेयर्स भाई को देंगे, भाई का शेयर्स किसी और को देंगे। समझ में आ रहा है ना? भाई का शेयर्स मेरे को दे देंगे फिर से। तो ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स कोई दिक्कत नहीं है, ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपना शेयर्स, राइट। कैपेसिटी टू सू एंड टू बी सूड मतलब आप कंपनी सू कर सकता है और खुद भी सू हो सकता है। कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स मतलब हाँ जी, वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता, कंपनी अपने ही नाम पे कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है किसी दूसरे पार्टी के साथ, ठीक है। लिमिटेशंस ऑफ एक्शंस जो भी उसके एमओए में है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, उतना ही वो काम कर पाएगा। लिमिटेशंस ऑफ एक्शंस, ठीक है। सेपरेट मैनेजमेंट, कंपनी का मैनेजमेंट सेपरेटली होता है, ठीक है। कमिटीज अलग अलग बिठाते हैं हम लोग कंपनीज में, अलग ही मैनेजमेंट, मतलब उसका अलग मैनेजमेंट का अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। समझ में आ रहा है ना? अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, अलग मैनेजमेंट चलता है उसका, सेपरेट मैनेजमेंट। वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ प्रॉफिट, तो कंपनी में सब लोग क्यों आते हैं? कंपनी में सब, एसोसिएशन का मतलब सब लोग एकजुट होना। किस चीज़ के लिए? प्रॉफिट के लिए। क्या जोर जबरदस्ती? नहीं सर, वॉलंटरी। कौन आते हैं? शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स एसोसिएट होते हैं एक दूसरे के साथ, किस चीज़ के लिए? प्रॉफिट के लिए। क्या किसी को जोर जबरदस्ती करके? नहीं सर, वॉलंटरी आते हैं वो लोग, ठीक है। एक कंपनी में सारे शेयर होल्डर्स आएंगे, इधर पे पैसा डालेंगे, तो सारे लोग एकजुट हो रहे हैं कि नहीं? एसोसिएशन बन रहा है कि नहीं? किस चीज़ के लिए आएंगे? हाँ, लॉस के लिए या प्रॉफिट के लिए? ऑब्वियसली प्रॉफिट के लिए। तो प्रॉफिट जो है उसके लिए वो लोग आएंगे। क्या घर से जोर जबरदस्ती करके भेजेंगे उनको? नहीं सर, वॉलंटरी आएंगे वो लोग। शेयर मार्केट से पैसा, शेयर मार्केट से शेयर्स जो है वो खरीदेंगे, उसके बाद वो आ जाएंगे, ठीक है। क्लियर है? नेक्स्ट जाए हम लोग, एक्सेप्शंस टू द प्रिंसिपल ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी। अच्छा, ये देखो, ये बहुत बढ़िया है। एक्सेप्शंस टू द प्रिंसिपल ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी, ये कभी कभार क्वेश्चन जो है ना, ये आ सकता है, ठीक है। कभी कभार ये क्वेश्चन भी आ सकता है आपका, एक्सेप्शंस टू द प्रिंसिपल ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी। तो इसमें हम लोग बहुत सारे टॉपिक जो है वो हम लोग सुने हैं कि लिमिटेड लाइबिलिटी जो है, मतलब लिमिटेड लाइबिलिटी मतलब क्या सर? मतलब आपने 200 का शेयर्स है तो 200 का ही आपको पेमेंट करना है। लेकिन कब ये जो है लिमिटेड लाइबिलिटी अट्रैक्ट नहीं होगा? आपका 200 का शेयर्स है लेकिन फिर भी आपको पूरा लाइबिल होना पड़ेगा, कंपनी में जितने भी लॉसेस हो चुके हैं सबका भरपाई करना पड़ेगा। कब सर? ये कब होगा सर, बता दीजिए, सो दैट इन फ्यूचर हम लोग ऐसा मिस्टेक ना करें। तो सुनो, मैं बताता हूँ आपको क्या है बात। बहुत ईजी है, कुछ नहीं है, एक एक लाइन करके देख लेंगे हम लोग, ठीक है। बात ये है कि देखो, ये मैंने आपको बताया था, ये सेक्शन 3A है, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ये सेक्शन जो है ना, ये सेक्शन है 3A।
इसको याद रखना है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन बनता है, शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन नंबर 1 में आ जाएगा ये, ओके। 5 मार्क के लिए पूछ लेंगे, 5 मार्क्स के लिए पूछ लेंगे ये। सर कौन सा पूछेंगे? यही एक नंबर वाला पॉइंट ही पूछ लेंगे कभी कभार, ओके। तो देखते इधर पे। हाँ, बात क्या है कि जब कभी भी आपके कंपनी में मिनिमम लिमिट ऑफ मेंबर्स जो है, फॉर एग्जांपल आपका क्या कंपनी है, फॉर एग्जांपल आपका है एक पब्लिक कंपनी। आपका कौन सा कंपनी है? एक पब्लिक कंपनी है। तो मिनिमम कितना मेंबर्स होना चाहिए पब्लिक कंपनी में? यार 7 मेंबर्स तो होना ही चाहिए मिनिमम। पब्लिक कंपनी में मिनिमम मेंबर्स होना चाहिए 7। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम मेंबर्स होना चाहिए कितना बताओ? 2। समझ में आ रहा है? हाँ जी। 1% कंपनी तो पता ही है आपको, मिनिमम 1 होना चाहिए। तो 7 और 2 लेकर चलते हैं यहाँ पर, पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी। कभी भी इन फ्यूचर में कभी भी अगर ये 7 से 6 हो गया, ये 2 से 1 हो गया, कोई एक मेंबर जो है वो नहीं है, 7 से 6 हो गया, या फिर पकड़ लो 7 से 5 हो गया, या फिर 4 हो गया, कभी भी मतलब मिनिमम क्राइटेरिया से नीचे जा चुका है, और आपको पता है ये चीज़, लेकिन आपने बिजनेस कैरी करके जा रहे हो, बिजनेस चलाते हुए जा रहे हो, और 6 महीने गुजर चुका है कि आपका मिनिमम मेंबर जो है वो कम है। समझ में आ रहा है? आप ये 5 मेंबर के साथ, 5 मेंबर को लेके आप 6 महीने से ज़्यादा कंपनी को चला रहे हो, ना तो आपने मेंबर्स बढ़ाया ना कुछ किया। मिनिमम तो 7 चाहिए होगा, लेकिन आपने क्या किया? कुछ नहीं किया। आपने ये 5 मेंबर्स डिक्रीज हुआ है, मतलब 5 हुआ है 7 में से, और इसी को लेके आप चल रहे हो, और 6 महीना गुजर चुका है। तो समझ लो बात भाई मेरे, ये बहुत बड़ा पाप है। क्या है बताओ? पाप है। सुनो इधर पे देख लेते एक बार। पब्लिक कंपनी बिलो 7 और प्राइवेट कंपनी, इधर देखो, प्राइवेट कंपनी बिलो 2। समझ में आ रहा है? कैरीज ऑन बिजनेस फॉर मोर देन 6 मंथ, कैरीज ऑन बिजनेस फॉर मोर देन 6 मंथ वाइल द नंबर ऑफ मेंबर इज सो रिड्यूस। मतलब जब ये मेंबर्स रिड्यूस्ड है तभी भी आप चलाते जा रहे हो, और 6 महीना गुजर चुका है। तो एवरी पर्सन हु इज द मेंबर ऑफ द कंपनी ना, तो ये जो 5 मेंबर है, वो एवरी मेंबर्स आर लाइबल फॉर ऑल द लॉसेस ऑकर्ड, अंडरस्टैंड, सी, ड्यूरिंग the time it so carries on business after those 6 months, and it's cognizant of the fact that it carries on business with less than 7 members। समझ में आ रहा है? देखो ठीक है। तो 6 महीने तक तो ठीक है। देखो आफ्टर बिजनेस, आफ्टर दो 6 months एंड, ठीक है, आफ्टर दो 6 months, समझो 6 महीने के बाद, 6 महीने गुजर चुका है, समझो 6 महीने आपने 5 मेंबर के साथ कटा लिया है, ठीक है। उसके बाद से कोई भी किसी भी प्रकार का लॉस हो, ठीक है, डेट्स हो, कुछ भी हो, तो किसको बियर करना पड़ेगा? इस 5 मेंबर को बियर करना पड़ेगा, ठीक है, इस 5 मेंबर को बियर करना पड़ेगा। इंडिविजुअली लायबल रहेंगे वो लोग। अच्छा सर एक चीज़ बता दीजिए, अगर बाई चांस यहाँ पे 7 मेंबर हो, 5 नहीं सर 7 मेंबर है, तो फिर कौन बियर करेगा? तो बियर करेगा कंपनी का लॉस है, वो इंडिविजुअल का लॉस नहीं है। ओ अच्छा, इसका मतलब ये है कि अगर 5 मेंबर है तो यार कंपनी का रिक्वायरमेंट फुलफिल हो ही नहीं रहा है, तो कंपनी ये लायबल नहीं रहेगा, वो 5 मेंबर इंडिविजुअली लायबल रहेंगे। कोई भी लॉस हुआ, डेट हुआ, और 6 महीने से ज़्यादा गुजर चुका है, 6 महीने के बाद का जितना भी लॉस होगा वो बेटा कौन बियर करेगा? वो मेंबर्स। समझ में आ रहा है? इसको, ये है एक्सेप्शन ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी। मतलब क्या? अगर मेंबर का ना 200 का पेमेंट किया है मेंबर, तो फिर भी अगर 2000 का लॉस हुआ है, तो 2000 का लॉस जो है वो कंप्लीटली बेयर कौन करेगा? ये ही मेंबर। नॉर्मली क्या होता है, 200 का आपने शेयर खरीदा है तो 200 का ही आपका लाइबिलिटी है, लेकिन यार मेंबर्स आर बिलो दी मिनिमम क्राइटेरिया। मिनिमम क्राइटेरिया क्या है? 7 और 2। ठीक है, समझ में आ रहा है? इतना इजी है। तो अगर आपने ऐसा कुछ कर लिया तो आप ऐसे भागोगे और सब जो है आपके पीछे भागेंगे डेट्स के लिए।
तो याद रखना किसी भी कंपनी में हो आप, उसमें उसका मिनिमम क्राइटेरिया जो है वो फॉलो हो रहा है कि नहीं, क्योंकि अगर बाद में आपको पता चले कि यार मिनिमम क्राइटेरिया तो फॉलो हुआ ही नहीं, तब जाके दिक्कत हो जाएगा और आपको बहुत नुकसान हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये क्या था? ये था एक्सेप्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी। जितना भी आपने पेमेंट आपने परचेज किया है शेयर, सिर्फ उतना नहीं, उससे ज़्यादा आप लायबल रहोगे इन सब केसेस में। पहला केस हो चुका है। सेकेंड केस का क्या है? सेकेंड केस का चक्कर देख लेते हैं एक बार फटाफट, इजी है। अगर आपका कंपनी अनलिमिटेड कंपनी है तो ये तो इसमें कोई दिक्कत वाला बात है ही नहीं। आपका कंपनी क्या है? अनलिमिटेड कंपनी। ठीक है, क्या है कंपनी? देखो क्या क्या होता है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। ठीक है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स देखो 3 प्रकार का होता है, राइट? कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, और एक होता है अनलिमिटेड कंपनी। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर मतलब जो कंपनी शेयर के माध्यम से चलता है, जो कंपनी गारंटी के माध्यम से चलता है, और जो है अनलिमिटेड कंपनी। समझ में आ रहा है? तो अगर आपका अनलिमिटेड कंपनी है तब तो लिमिटेड लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट बनता ही नहीं है आपके ऊपर। जितना भी खर्चा होगा आप ही बेयर करोगे। समझ में आ रहा है? क्लियर है बेटा? नेक्स्ट देखिए हम लोग, अगर आपने इनकॉर्पोरेशन के वक्त, ठीक है, आपने कंपनी इनकॉर्पोरेट किया है फॉल्स और इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन देके, फॉल्स और इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन देके, तब आप लायबल रहोगे। समझ में आ रहा है? तब आप लायबल रहोगे। कितना याद करना है? जितना मैं मार्क किया है उतना ही याद करने से हो जाएगा। कब कब केसेस कब कब बनता है, समझ में आ रहा है ना? कब कब लायबल रहूंगा मैं। ठीक है, और जब 3 केस हो चुका है, 4 वाला क्या है? और जब कंपनी वाइंड अप हो चुका है, और आपने वाइंड अप किसके लिए किया पता है? जानबूझ के आपने वाइंड अप कराया कंपनी का। वाइंड अप हो चुका है, कोर्स ऑफ वाइंडिंग अप, इट अपीयर्स दैट वाइंड अप होने के समय पता चला कि यार बिजनेस जो है कंपनी हैज बीन कैरिड ऑन विद एन इंटेंट टू डिफ्रॉड क्रेडिटर्स। ठीक है, तो वाइंड अप करने के समय, कंपनी जब वाइंड अप कर रहे थे हम, तब अपने को पता चला कि कंपनी का बिजनेस जो है वो आप चला रहे थे, क्रेडिटर्स को डिफ्रॉड करने के लिए। समझ में आ रहा है? कंपनी क्रेडिटर्स को डिफ्रॉड करने मतलब उनके साथ फ्रॉडगिरी करने के लिए। समझ में आ रहा है? क्रेडिटर्स के साथ आपने फ्रॉड करने के लिए बिजनेस जो है वो चला रहे थे आप। ठीक है, मतलब जब भी आप बिजनेस कर रहे थे उस इंटेंट से कर रहे थे कि क्रेडिटर्स का फ्रॉड हो जाए। समझ में आ रहा है? क्रेडिटर्स के साथ आप फ्रॉड करें और आप माला माल हो जाए क्रेडिटर्स से पैसा लेके। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, इन दी कोर्स ऑफ वाइंडिंग अप, जब वाइंडिंग अप हम लोग कर रहे हैं तब अपने को ऐसा लग रहा है, इट अपीयर्स, ठीक है, अपने को ऐसा दिखा, इट अपीयर्स, अपने को ऐसा दिखा कि बिजनेस जो है कंपनी का वो कैरी ऑन हुआ था किस इंटेंट के साथ? इंटेंट के साथ कि क्रेडिटर्स को डिफ्रॉड कर दे, फ्रॉडलिएंट पर्पस के लिए। ठीक है ना? इतना समझ में आ रहा है? एकदम शुद्ध हिंदी से मैं समझा रहा हूँ आपको, कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। उसके बाद बताइए सर, उसके बाद क्या है कि प्रोस्पेक्टस हैव बीन इशूड विद एन, प्रोस्पेक्टस में गलती है बेटा। प्रोस्पेक्टस देखो, कंपनी का प्रोस्पेक्टस रहता है, समझ में आ रहा है? प्रोस्पेक्टस उसके एक चैप्टर ही है प्रोस्पेक्टस का। अभी क्या समझाऊं मैं आपको? चैप्टर है, चैप्टर में समझ लेंगे। ठीक है ना? प्रोस्पेक्टस जो है वो आपने इशू किया है, ठीक है, आपने प्रोस्पेक्टस इशू किया है फ्रॉड करने के लिए पब्लिक को, एप्लीकेंट्स को। मतलब प्रोस्पेक्टस में गलत इंफॉर्मेशन डाल के रखे हो आपने। समझ में आ रहा है? और लास्ट नहीं है, और दो है कि आपने जो है यू हैव फेल्ड टू रिपे द डिपॉजिट। फेल्ड, देखो, यू हैव फेल्ड टू रिपे द डिपॉजिट। ओके, और इंटरेस्ट, डिपॉजिट या फिर उसका इंटरेस्ट, ठीक है, रेफर्ड इन सेक्शन 74 विद द टाइम स्पेसिफाइड और सच फर्दर टाइम एज मे बी अलॉटेड बाय द ट्राइब्यूनल, इट इज प्रूव्ड दैट द डिपॉजिट हैड बीन एक्सेप्टेड विद द इंटेंट टू डिफ्रॉड द डिपॉजिटर्स। तो डिपॉजिट के ऊपर भी एक पर्टिकुलर सेक्शन है, बहुत बढ़िया सेक्शन है, वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, आपको सिर्फ इतना समझना है यहाँ पे, इसमें आपको सिर्फ इतना समझना है कि आपने पब्लिक से डिपॉजिट लिया है पब्लिक को फ्रॉड करने के, पब्लिक के साथ फ्रॉड करने के लिए। ठीक है, पब्लिक को डिपॉजिटर्स के साथ फ्रॉड करने के लिए। पब्लिक मतलब जो डिपॉजिट करते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? डिपॉजिटर्स। उनके साथ फ्रॉड करने के लिए। समझ में आ रहा है? इतना ईजी है, इतना याद रखो बस। ओके, नेक्स्ट देखो,
तो एक एक लाइन जो मैं बोल रहा हूँ ना, अगर आप ये एक एक लाइन बना लोगे ना आपका खुद का नोट्स, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। समझ में आ रहा है? इतना कुछ याद नहीं रख पाओगे आप लोग, सिर्फ कंसेप्ट्स को याद रख पाओगे। अंडरस्टूड ना? डिपॉजिटर सिंपल कंसेप्ट है भाई। डिपॉजिटर से पैसा लिया किस चीज़ के लिए बेटा? उनको फ्रॉड करने के लिए, उनके साथ फ्रॉड करने के लिए, ठीक है। उसके बाद रिपोर्ट बनाया किसने? रिपोर्ट मेड बाय इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर ने रिपोर्ट बनाया आपके खिलाफ और रिपोर्ट में बताया गया कि आपने फ्रॉड किया। फ्रॉड हैज़ बीन टेकन प्लेस इन कंपनी एंड ड्यू टू सच फ्रॉड एनी डायरेक्टर, की मैनेजरियल पर्सनल, any other officer of the company or any person or entity has taken undue advantage or benefit। ठीक है, तो यहां पे कैसे याद रखना है इसको? इंस्पेक्टर ने क्या किया? इंस्पेक्टर ने रिपोर्ट बनाया। रिपोर्ट में लिखा गया है कि कंपनी जो है उसने फ्रॉड किया है। ठीक है, कंपनी में फ्रॉड हुआ है और उस फ्रॉड के वजह से कंपनी के डायरेक्टर्स को, की मैनेजरियल पर्सनल को, समझ में आ रहा है? की मैनेजरियल पर्सन, इसमें CS भी आता है, ठीक है ना? CS को, ओके, और कंपनी के कोई भी ऑफिसर को, CA को, ठीक है, किसी को भी बेनिफिट हुआ है इस फ्रॉड के लिए, मतलब इस फ्रॉड के लिए, तब जाके आपका पूरा कंप्लीटली लाइबिलिटी जो है वो लिमिटेड नहीं रहेगा, वो अनलिमिटेड हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो हम लोग इतना तो पढ़ लिए हैं, लेकिन क्वेश्चन भूल जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था कि बेटा बताओ वो एक्सेप्शंस कौन से हैं जहां पे लिमिटेड वाला चक्कर नहीं होगा, एकदम अनलिमिटेड हो जाएगा। लिमिटेड लाइबिलिटी कंसेप्ट नहीं आएगा, ये अनलिमिटेड बन जाएगा। बताइए। वो था ये सारे केसेस। ओके, इजी है। ये जो आपके बुक्स में दिए गए हैं मैंने उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। समझ में आ रहा है ना? ये जब खत्म हो जाएगा ना, उसके बाद मैं कुछ बेसिक सा ज्ञान आपको देने वाला हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एज पर बीइंग अ CS स्टूडेंट। एंड जैसे ही आप कंपनी लो स्टार्ट करने जाओगे उससे पहले ये थोड़ा बहुत आपको आना चाहिए, ठीक है ना? जैसे कि आपके चैप्टर 1 में जितना है उतना मैं करा दे रहा हूँ अभी। उसके बाद मैं अपना खुद का ज्ञान थोड़ा आप पे झाड़ूंगा, तो वो जो है एकदम अच्छे से अपना लेना है, ठीक है? पूरा एकदम पॉजिटिविटी के साथ। अब इधर आ जाओ, डॉक्ट्रिन ऑफ लिफ्टिंग और ऑफ पियर्सिंग द कॉर्पोरेट वेल। ये कॉर्पोरेट वेल का जो है ये मैंने एक्सप्लेन किया था पहले भी, याद है कुछ? हाँ जी, बताइए CSET वाले बच्चे बताइए। कॉर्पोरेट वेल, हाँ जी, हाँ एकदम याद है। कॉर्पोरेट वेल, लिफ्टिंग मतलब क्या होता है? उठाना। वेल का मतलब क्या होता है? पर्दा, ठीक है। पिर्सिंग का मतलब क्या होता है? छेद कर देना। पिर्सिंग, अरे ईयर्स पिर्सिंग नहीं करते यार लड़कियां, नोज पिर्सिंग नहीं करते, तो पिर्सिंग का मतलब क्या? नहीं, छेद करना। समझ में आ रहा है ना? तो वो पिर्सिंग, अंडरस्टूड ना? तो कॉर्पोरेट वेल, ठीक है। तो हम लोग लिफ्ट क्यों करेंगे? हम लोग इस सुंदर सा पर्दे को हम लोग क्यों छेद करेंगे? बता दीजिए सर। सिंपल बात है। जभी भी कंपनी को इतना ज़्यादा घाटा हो जाता है, ठीक है, बहुत सारे केसेस हैं, मैं आपको वो केसेस भी एक्सप्लेन करूंगा कब कब ये होता है, ठीक है, कब कब ये होता है। मैं एक कॉमन केस लेता हूं कि कंपनी को बहुत ज़्यादा घाटा है, कंपनी एकदम बंद होने की सिचुएशन में है। तब क्या हो जाएगा कि यार गवर्नमेंट थोड़ी ना कंपनी को ऐवे ही बंद करा देगा, ठीक है, बंद कर दो कंपनी, ऐसा नहीं कराएगा। वो ऑफिसर्स भेजेंगे और बोलेंगे बताओ ऑफिसर्स, पता लगाओ, दया जी पता लगाओ, दरवाज़ा तोड़ो, खिड़की तोड़ो, कुछ भी तोड़ना है तोड़ डालो और पता लगाओ कि यार कंपनी डूबा क्यों है, कंपनी इतना घाटा में गया क्यों है, ये पता लगाओ आप। ओके, कौन है लायबल ये पता लगाओ आप। तो तब क्या हो जाता है ना, मैं आपको बताता हूं यार। अपने को पता है कि कंपनी जो है वो एक पर्सन है कि नहीं? कंपनी एक क्या है? एक बॉडी कॉर्पोरेट है, और बॉडी कॉर्पोरेट का तो आपको पता ही है, इट इज अ पर्सन, इट इज अ लीगल पर्सन। हाँ, आर्टिफिशियल पर्सन तो है ही, असली इंसान नहीं है, लेकिन पर्सन तो है। तो क्या हो जाता है ना, जब कोई भी ऑफिसर भेजते हैं, कौन भेजता है? ट्राइब्यूनल, ठीक है, NCLT, NCLAT या फिर CG, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, कोई भी ऑफिसर भेजते हैं कंपनी का पता लगाने के लिए। तो जब वो ऑफिसर पता लगाता है और देखते कि यार कंपनी में ऐसा ऐसा डिफ्रॉड हो रहा था,
इसके वजह से हुआ है। तो उसके जो डायरेक्टर्स हैं ना, वो क्या बोलते हैं पता है? वो बोलते हैं सर ये तो कंपनी को पूछो आप, कंपनी तो लीगल पर्सन है, कंपनी को पूछो, वो तो एक पर्सन है, हमको क्यों पूछ रहे हो सर? कंपनी का प्रॉपर्टी, कंपनी का, मेरा प्रॉपर्टी थोड़ी ना है सर ये। तो आप कंपनी को पूछो कि कंपनी ने ऐसा क्यों किया है। तो भाई ये क्या कॉमन सेंस का बात है? कोई मतलब सेंस बनता है कि ऑफिसर आके कंपनी को पूछेगा, दीवार को मार मार के पूछेगा बताओ बताओ क्यों हुआ है ये सारा चीज़। तो सुनो, तब ये आता है डॉक्ट्रिन ऑफ लिफ्टिंग और ऑफ पियर्सिंग द कॉर्पोरेट वेल। मतलब ये जो कंसेप्ट है ना बेटा, सेपरेट लीगल एंटिटी का, समझो सेपरेट है। किससे सेपरेट है? डायरेक्टर से सेपरेट है। वो कंसेप्ट को मैं नहीं मानूंगा, अब मैं वो कंसेप्ट को नहीं मानूंगा, मैं इस पर्दे को उठा दूंगा। ठीक है, ये जो पर्दा है ये यही कंसेप्ट है। ये पर्दा का मतलब क्या होता है कि ये पर्दा एक कंसेप्ट है। कौन सा कंसेप्ट है? कि मैं सेपरेट हूँ। कौन सेपरेट है? डायरेक्टर सेपरेट है कंपनी से। तो इस पर्दे को हटा देगा, इस कंसेप्ट को हटा देगा और बोलेगा मैं देखता हूँ, अब पर्दा उठाने के बाद देखता हूँ कि ये जो डायरेक्टर्स है, इन डायरेक्टर्स में से लायबल कौन है, कौन लायबल है। जब तक डायरेक्टर्स सेपरेट रहेंगे तब तक मेरे को पता नहीं चलेगा कि कौन लायबल है। जैसे ही मैं कॉर्पोरेट आइडेंटिटी का पर्दा जो है वो उठा देता हूँ, तब डायरेक्टर्स इंडिविजुअली लायबल हो जाते हैं और तब मेरे को पता लगेगा कि कौन सा वो डायरेक्टर था जिसके वजह से ये कंपनी डूबा, या कि सब मिले हुए थे, या फिर कोई एक डायरेक्टर था जिसके वजह से ये कंपनी डूबा। समझ में आ रहा है? कुछ भी डाउट है? अच्छा, डाउट का अच्छा मेरे को यार याद आया, मेरे को मैं ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना एक डाउट का लिंक दे दूंगा। ठीक है, देखो मेरे को ना, मैं एक चीज़ बता दे रहा हूँ ना, मेरे को टेलीग्राम में आप लोग मेरे को ढूंढ पाओगे ना, मेरे को ढूंढ पाओगे व्हाट्सएप के ऊपर। मेरा नंबर जो है हमेशा बंद रहेगा। ठीक है, तो आपके पास सिर्फ एक ही वे है कांटेक्ट करने के लिए। हाँ, टेलीग्राम के ऊपर अगर आप टेक्स्ट करोगे तो टेलीग्राम पे मैं शायद रिप्लाई कर दूँ। ठीक है, लेकिन मैं एकदम आपका एकदम मतलब बेनिफिटेड एक सॉल्यूशन लेकर आया हूँ कि कैसे आप लोग मेरे से कांटेक्ट कर पाओगे या फिर आपके जो डाउट्स है वो पूछ पाओगे। एवरी लेक्चर के बाद ना, मेरा हर एक लेक्चर के बाद डिस्क्रिप्शन में जाना, डिस्क्रिप्शन में कोई भी डाउट है डिस्क्रिप्शन में जाके आप देखना कि एक लिंक रहेगा डाउट लिंक करके, आस्क योर डाउट करके। ठीक है, आस्क योर डाउट करके लिंक है, तो उस लिंक पे क्लिक करके आपके डाउट्स रजिस्टर्ड कर दो। जैसे ही नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा, वीडियो के स्टार्टिंग में या फिर वीडियो के एंड में कभी भी, ठीक है, मैं वो डाउट्स खोल के, वो पेपर खोल के जितने भी बच्चे ने डाउट्स पूछा है वो मैं पूरा आपका सॉल्व कर दूंगा। कॉमन डाउट्स जो रहेंगे सबका सॉल्व कर दूंगा मैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, एकदम 100% दे रहा हूँ मैं अपना। ओके ना? तो इसलिए मैं, क्योंकि ना भाई एक बात सोचो, ये एकदम इम्पॉसिबल हो जाता है। थोड़ा सोच के देखो, इम्पॉसिबल हो जाता है कि हर एक बच्चे को रिप्लाई करना, हर एक बच्चे को रिप्लाई करना बहुत इम्पॉसिबल हो जाता है। अंडरस्टूड? और आप विश्वास नहीं करोगे, इतना ज़्यादा टेक्स्ट आता है। और कॉल तो करना ही मत मेरे को, मैं नहीं उठाऊंगा किसी का कॉल। समझ में आ रहा है? वो नंबर मैंने बंद करके रख दिया है। ठीक है, मेरे छोटे भाई को दे दिया मेरा सिम कार्ड, अब मैं जो है दूसरा सिम में चला रहा हूँ। समझ में आ रहा है? उसमें कॉल मत कहियो बस। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग नीचे। तो कॉर्पोरेट लिफ्टिंग और पियर्सिंग वेल का तो समझ में आ चुका है, पर्दे को उठा देंगे। और पियर्सिंग का क्या चक्कर है सर? पियर्सिंग मतलब पर्दे को अगर उठा नहीं सका, पर्दा बहुत भारी है, तो यहाँ पे छेद करके देख लेंगे, यहाँ पे छेद करके देख लेंगे कि कौन सा वो डायरेक्टर था, कौन सा वो डायरेक्टर था जो कि लायबल है, जिसके वजह से कंपनी डूब रहा है, कंपनी बंद करने की कगार पे है। समझ में आ रहा है उतना? अब देखो, अब ना मैं कुछ आपको ये सारे जो पॉइंट्स है ये एक्सप्लेन करूंगा आपके साथ कि कब कब ऐसा होता है, कब मेरे को कॉर्पोरेट वेल जो है इसको उठाना पड़ता है। ऐसा तो नहीं ना कि हमेशा जाके आप मतलब मर्जी से आप कर पाओगे, ऐसा तो नहीं होता है ना, नहीं होता ऐसा। समझ में आ रहा है? लेकिन कब, वो सिचुएशंस बताओ, वो सिचुएशंस बताओ सर। ठीक है, पहला सिचुएशन देखते हैं हम लोग। अगर आपने फ्रॉड करने के लिए, कमीशन ऑफ फ्रॉड करने के लिए आपने ये कॉर्पोरेट वेल का जो कंसेप्ट है उसको यूज़ किया, ठीक है, फ्रॉड करने के लिए, फॉर द कमीशन ऑफ फ्रॉड। नेक्स्ट क्या है कि कॉर्पोरेट फेसिड, मतलब कंपनी जो है वो मिस रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, इज रियली ओनली एन एजेंसी इंस्ट्रूमेंटली। ठीक है, वेरे कॉर्पोरेट फेसिड इज रियली ओनली एन एजेंसी, मतलब
यार कंपनी जो है ना किसी और ही कंपनी के बिहाफ में काम कर रहा है, लेकिन कंपनी दिखा रहा है कि मैं तो इंडिपेंडेंट हूँ, लेकिन वो काम कर रहा है किसी और ही कंपनी के लिए। समझ में आ रहा है? वो दिखा रहा है कि मैं तो इंडिविजुअल हूँ, लेकिन वो काम कर रहा है किसी और कंपनी के लिए। ठीक है? हाँ जी, हाँ जी। तो कॉर्पोरेट फेसिट इज रियली ओनली एन एजेंसी इंस्ट्रूमेंट, मतलब एजेंसी के प्रकार ये काम कर रहा है। ठीक है? किसी और कंपनी के लिए वो एज एन एजेंट काम कर रहा है, कोई भी पर्टिकुलर कंपनी। समझ में आ रहा है? तब मैं जो भाई कौन से कंपनी के लिए तू काम कर रहा है भाई, वो देखने के लिए मैं हटा दूंगा कॉर्पोरेट वेल। नेक्स्ट कंसेप्ट है पब्लिक पॉलिसी। पब्लिक पॉलिसी मतलब क्या है कि पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट में अगर आप कुछ काम कर रहे हो, आप तो भाई कंपनी चला रहे हो अगेंस्ट दी पब्लिक पॉलिसी, जो कि पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है, कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है आपका कंपनी का काम और पब्लिक पॉलिसी वो कन्फ्लिक्ट कर रहा है। मतलब पब्लिक पॉलिसी मतलब कि पब्लिक के हित के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस और पॉलिसीज बनाए गए हैं उसके अगेंस्ट ही काम कर रहे हो बेटा आप, तब मैं हटा दूंगा अपना कॉर्पोरेट वेल और आपका देखूंगा कि आपने क्यों ये कर रहे हो। ठीक है? नेक्स्ट है एनिमी कैरेक्टर। नेक्स्ट है एनिमी कैरेक्टर। देखो मैं सिर्फ पढ़ाऊंगा नहीं, याद कराऊंगा, समझो, याद कराऊंगा एक एक करके। ठीक है? पहले पढ़ लेते हैं। एनिमी कैरेक्टर का मतलब क्या है कि देखो आपका एक कंपनी है इंडिया में, कंपनी है इंडिया में, ये इंडिया में कंपनी है, इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुआ है, इंडियन कंपनी है, लेकिन इसका कंट्रोल जो है ना, इस कंपनी का कंट्रोल जो है ना वो किसी और ही मुल्क मतलब कंट्री के कंट्रोल में है, और वो कंट्री एक एनिमी कंट्री है। तो अभी के लिए पकड़ लेता हूं मैं पाकिस्तान। ठीक है? पाकिस्तान इज अ काइंड ऑफ एन एनिमी कंट्री फॉर इंडिया। ठीक है? तो पकड़ लो ये जो कंपनी है इंडिया में, इसका कोई भी एक डायरेक्टर जो है वो पाक में रहता है। समझ में आ रहा है? पाक में रहता है, पाकिस्तान में रहता है, वहां से बैठ के कंट्रोल करता है इंडिया का कंपनी। तब मैं हटा दूंगा भाई कॉर्पोरेट वेल और देखूंगा कि चल क्या रहा है भाई, इसमें कौन है वो बंदा जो कंट्रोल कर रहा है। बंदा को मैं को पकड़ के लाऊंगा अगर उसने कुछ कुकर्म किया है तो, जो भी हो। ठीक है? मेरे को मतलब पता चल, मतलब मेरे को पूरा डिटेल चाहिए कि कौन है वो बंदा, अगर एनिमी कंट्री में है तो। समझ में आ रहा है? तो कॉर्पोरेट वेल जो है मैं हटवा दूंगा। और ये सारा कुछ लिखा है इधर पे। एनिमी कैरेक्टर देखो, ये देखो रेसिडेंट कहाँ पर है, एनिमी कंट्री में, जिसका डी फैक्टो कंट्रोल है, कंट्रोल पूरा किसके पास है, अफेयर्स ऑफ द कंपनी इज इन दी रेसिडेंट, और जो कि रेसिडेंट है एनिमी कंट्री का, उसके पास कंट्रोल है। ठीक है? और वो काम कर रहा है ऑन बिहाफ ऑफ द एनिमी, और कंपनी को इंडिया की कंपनी को चला रहे हो आप एनिमी कंट्री के बंदे का बात सुन के, बेटा चुनवा दिए जाओगे दीवार पे। देखो इधर देखो। नेक्स्ट है कि आपने कंपनी शुरू ही किया है, कंपनी आपने शुरू किया है सिर्फ एक ही पर्पस के लिए, एक ही पर्पस को निभाने के लिए, वो है टैक्स का चोरी, टैक्स इवेड करने के लिए। तब कॉर्पोरेट वेल हटाकर देखूंगा मैं कि कौन वो बंदा जो ऐसा किया है। आप वेलफेयर लेजिस्लेशन के अगेंस्ट चल रहे हो, वेलफेयर लेजिस्लेशन जो है वो, पब्लिक वेलफेयर लेजिस्लेशन जो है वो अवॉइड कर रहे हो, आप कुछ भी फॉलो नहीं कर रहे हो वेलफेयर लेजिस्लेशन, जैसे कि सर जैसे कि बोनस एक्ट हो गया है, ये सारे वेलफेयर लेजिस्लेशंस है ना, मतलब वेलफेयर के लिए है ना। किसके वेलफेयर के लिए है? हाँ जी, जो काम कर रहे हैं आपके दुकान में, दुकान नहीं एक्चुअली कंपनी में। ठीक है? पीएफ एक्ट, ये बहुत सारे एक्ट्स है, पीएफ एक्ट, ग्रेचुइटी एक्ट। अच्छा टैक्स में पढ़ोगे तुम लोग ग्रेचुइटी, टेंशन मत लो। ठीक है? ग्रेचुइटी एक्ट। ठीक है? तो तब क्या हो जाएगा, डायरेक्टर्स और मेंबर्स पर्सनली लायबल हो जाएंगे अगर आपने अवॉइड कर रहे हो तो वेलफेयर लेजिस्लेशंस। इतना क्लियर है भाई, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है सर। नेक्स्ट देखो, ये एक इंटरेस्टिंग केस है। यहाँ पे क्या हुआ था, ये अनदर इंस्टेंस कब हुआ, अराइव जब कपिला वर्सेस द स्टेट ऑफ बिहार, कपिला वर्सेस द स्टेट ऑफ बिहार का एक केस था जहाँ पे सुनवाई हुआ, और तब वहाँ पे पता लगा कि यार स्टेट ऑफ बिहार के अगेंस्ट में केस किया गया था। ठीक है? स्टेट ऑफ बिहार के अगेंस्ट में केस किया गया, तो द डिफेंडेंट कौन था, बिहार था, स्टेट ऑफ बिहार था डिफेंडेंट। ठीक है? और किसने, एप्लीकेंट कौन था, कपिला। तो क्या हुआ, मैं आपको स्टोरी समझा देता हूँ
कि यार स्टेट ऑफ बिहार ना एम्प्लॉयज़ को जो है वो तनख्वाह जो है वो नहीं दे रहे थे, रेम्यूनरेशन जो है, सैलरीज जो है वो नहीं दे रहे थे फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जिसके वजह से वहाँ का जो कर्मचारी है, मतलब वहाँ का जो एम्प्लॉयज़ है ना, ठीक है, वो लोग इस कदार पे आ चुके थे कि दे वे स्टार्विंग एंड दे स्टार्व्ड टिल डेथ, उनका मृत्यु हो गया स्टार्व करते करते, क्योंकि पैसा ही नहीं दे रहे थे भाई स्टेट ऑफ बिहार। तो वो था एक केस, समझ में आ रहा है। तब ये क्यों हुआ, किस लिए पैसा नहीं दिया गया और पर्सनली लायबल किया गया डायरेक्टर्स को, समझ में आ रहा है ना। नेक्स्ट देखो Where it is found that a company has abused its corporate personality for an unjust and inequitable purpose, the court would not hesitate to lift the corporate veil। ठीक है, अब्यूज़ किया गया है किसको, कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी को, अनजस्टिस के लिए, मतलब यार ठीक है, अब्यूज़ किए हो आपने कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी को किसी भी प्रकार का कुकर्म करने के लिए। ठीक है, तो कैसे याद कैसे रखना है ये सारा चीज़ सर, इतना सिंपल है बेटा। देखो ऊपर से देखो एक बार, एफ से हो जाएगा फ्रॉड, पहला तो है फ्रॉड, उसके बाद बताओ, ठीक है, एजेंसी, ठीक है, एजेंसी रिलेशनशिप निभा रहा था बेटा, पब्लिक पॉलिसी, ठीक है, पी से पब्लिक पॉलिसी, उसके बाद बताओ, हाँ जी, एनिमी कंट्री, ई लिख देता हूँ, ठीक है ना, यहाँ पे एनिमी कंट्री, उसके बाद टैक्स इवेड, ओके, यहाँ पे एनिमी कंट्री, यहाँ पे टैक्स इवेड, उसके बाद बताओ, उसके बाद है वेलफेयर लेजिस्लेशन, ठीक है, और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, और दो है, एक है स्टेट ऑफ बिहार, ठीक है, बिहार का केस, और एक है कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी को अब्यूज़ करना, ठीक है, अब्यूज़ करना। तो इसका ना एक्रोनियम बना लेना है, ठीक है, एक्रोनियम बना लोगे तो इजी रहेगा। ठीक है, क्या क्या बना है देख लेते एक बार। FAP बना है कुछ ऐसा कि FAP, ई से क्या होता है, एनिमी कंट्री, ये ई से टैक्स इवेड, ठीक है ना। उसके बाद बिहार, ठीक है, WB हो चुका है, A 1 2 3 4 5 6 7 8 8 2 हो चुका है। अब ये इस लेटर्स को लेके, इन लेटर्स को लेके आप मन चाह मीनिंग दे दो इन लेटर्स को, कैसे याद करना है। तो मैं यहाँ पे एक एक्रोनियम बना लेता हूँ फटाफट। देखो इसका कोई सेंस नहीं बनेगा, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि मैं बना लूँ। B बना लिया मैंने, बउआ बना लिया, BAWA, ठीक है, कवर हो चुका है। B कहाँ चला गया, BAWA, ठीक है, कवर हो चुका है BAWA। उसके बाद FE बचा है, FEPE, ठीक है। तो इसको मैं को कैसे याद रखना है। B से क्या हो जाएगा, स्टेट ऑफ बिहार का केस था, ठीक है। A से क्या था बताओ, A से क्या था, एजेंसी रिलेशनशिप। W से वेलफेयर लेजिस्लेशन को ना फॉलो करना, और A से हाँ जी अब्यूज़ ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी जो है वो, ठीक है। F से बताओ, हाँ जी F से फ्रॉडलेंट पर्पस के लिए क्रिएट किया गया था क्या, कंपनी को। E से बताओ एनिमी कंट्री, P से बताओ पब्लिक पॉलिसी, और E से बताओ फटाफट, E से क्या था, टैक्स इवेड, ठीक है। यहाँ पर E लिख सकते हो या फिर T भी लिख सकते हो, इन्होंने FIPI के नाम से सिर्फ मतलब इसको लिखा है, ठीक है, FIPI, बउआ FIPI, ठीक है। तो सर व्हाट इज़ द लॉजिक बिहाइंड इट, देयर इज़ नो लॉजिक बेटा, ओके। थोड़ा इलॉजिकल पढ़ो, देखना मज़ा आएगा, अंडरस्टूड ना। याद कैसे रखना है पता है ना, ये याद करने का टेक्निक, ओके। तो ये हो जाएगा आपका हाँ जी, यहाँ तक था इंपॉर्टेंट आपके चैप्टर 1 में से। अभी चैप्टर 1 खत्म नहीं हुआ है, मैं कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस और कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस रह जाएंगी, उसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा आपको फटाफट, ठीक है ना। चलिए ओके। अब डेफिनेशंस पढ़ लेंगे हम लोग यहाँ से, ओके। डेफिनेशन से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग देख लेंगे। यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखना ये है कि एप्लीकेबिलिटी कहाँ पर है, एप्लीकेबिलिटी बता दीजिए सर, एप्लीकेबिलिटी कहाँ पर है बता दीजिए। एप्लीकेबिलिटी क्या है कि कहाँ पे अप्लाई होता है ये चीज़,
ठीक है। कंपनीज एक्ट कहाँ पे अप्लाई होता है? कंपनीज एक्ट अप्लाई होता है, अब यार अपने को पता है यार, जो भी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड हुआ हो अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ, तो उसमें अप्लाई करेगा 110%, ठीक है। उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी के अप्लाई करेगा, बैंकिंग कंपनी पे अप्लाई करेगा, और बताओ, ठीक है। कंपनीज एंगेज इन जनरेशन ऑफ सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, जो कंपनी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं उस पर अप्लाई करेगा। उसके बाद एनी अदर गवर्नड बाई एनी स्पेशल एक्ट, उसके ऊपर भी अप्लाई करेगा। सच बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड बाई एनी एक्ट फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाई नोटिफिकेशन, मतलब वो बॉडी कॉर्पोरेट्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट चाहता है, जो कि कंपनी नहीं है लेकिन फिर भी सेंट्रल गवर्नमेंट चाहता है कि वो कंपनी लॉ फॉलो करे, उनको भी फॉलो करना होगा। तो एक बार स्टार्टिंग से देख लेते क्या क्या हम लोग ने सीखा है कि फॉलो किस किस को करना पड़ेगा। जो इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुआ है, जो इंश्योरेंस कंपनी हो, जो बैंकिंग कंपनी है, देखो इनको मेंशन क्यों किया गया है मैं आपको बताता हूँ। इंश्योरेंस कंपनी वाले बोलेंगे सर मैं तो इंश्योरेंस एक्ट फॉलो करूंगा, कंपनीज एक्ट क्यों फॉलो करूंगा? देखो इसका सिंपल सा चीज़ है, एक इंश्योरेंस कंपनी ऑब्वियसली इंश्योरेंस एक्ट ही फॉलो करने वाले हैं 110%, लेकिन जो चीज़ इंश्योरेंस एक्ट में लिखा ना हो वो कंपनीज एक्ट में फॉलो करेंगे वो लोग। सब कुछ नहीं लिखा होता इंश्योरेंस एक्ट में, तो वो कंपनीज एक्ट से फॉलो करेंगे। समझ में आ रहा है? और जो चीज़ कंपनीज एक्ट में भी लिखा है और इंश्योरेंस एक्ट में भी लिखा है, तो हमेशा याद रखना वो अपने माँ बाप जो है, मतलब इंश्योरेंस एक्ट जो है उसी को फॉलो करेगा। अगर दोनों में लिखा है कोई भी प्रोविजन, यहाँ पर भी लिखा है यहाँ पर भी लिखा है, तो कौन सा फॉलो करे? ये फॉलो करो। इसलिए इनको इन पर्टिकुलरली इनको बोला गया है यहाँ पे कि आपको जो है ना, आपको भी कंपनीज एक्ट फॉलो करना है। कब? जब आपका इंश्योरेंस एक्ट में कुछ ना दिया हो तब कंपनीज एक्ट को फॉलो करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बैंकिंग कंपनी के लिए भी सेम है, ओके। कंपनी जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं ना, उनके लिए भी सेम है, उनके लिए तो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट है, तो वो बोलेंगे मैं सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी एक्ट फॉलो करूंगा। तो इसलिए मेंशन कर दिया है अच्छी तरीके से कि बेटा आपको सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी एक्ट फॉलो करने से नहीं चलेगा, जो चीज़ इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में ना लिखा हो वो कंपनीज एक्ट से फॉलो करना हमेशा, ठीक है। और कोई भी कंपनी जो कि स्पेशल एक्ट से गवर्न कर रहा हो, स्पेशल एक्ट जैसे कि ये इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, इंश्योरेंस एक्ट, तो ये सारे स्पेशल एक्ट्स है। समझ में आ रहा है ना? तो सारे स्पेशल एक्ट्स वाले कंपनी जो है उनको भी कंपनीज एक्ट फॉलो करना होगा। अंडरस्टूड? बताइए। और कंपनी तो ठीक है, कंपनी को तो फॉलो करना ही है, लेकिन वो बॉडी कॉर्पोरेट जो कि सिर्फ बॉडी कॉर्पोरेट है लेकिन कंपनी नहीं है, उनको भी कंपनीज एक्ट फॉलो करना होगा। सर कौन से बॉडी कॉर्पोरेट्स? वो बॉडी कॉर्पोरेट्स जिनको सीजी ने बोला है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है ए बॉडी कॉर्पोरेट देखो ना कंपनीज एक्ट फॉलो करना होगा, प्लीज डोंट माइंड, ठीक है। तो ये जो है बोल के रखे हैं, उनको भी फॉलो करना है, ठीक है। और कुछ नहीं है यहाँ पे, ओके। ये देखो 1% कंपनी का कंसेप्ट है, प्राइवेट कंपनी का कंसेप्ट से ये हम लोगों ने सीख के आए हैं, तो वी आर नॉट बोर यू ऑल, ओके। 1% कंपनी, प्राइवेट कंपनी, स्मॉल कंपनी, ओके। तो 1% कंपनी क्या है? देखो ये एक नया टाइप का एंटिटी है जहां पे एग्जिस्टेंस क्या होता है, अपार्ट फ्रॉम फॉर्मिंग अ पब्लिक और प्राइवेट कंपनी, मतलब फॉर्मिंग अ पब्लिक और प्राइवेट कंपनी से अलग होता है, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ 1% कंपनी जहां पे सिर्फ एक बंदा रहता है, एक बंदा तो रहेगा एज ए मेंबर, यही बोला गया है। 1% कंपनी मतलब एक बंदा एज ए मेंबर, लेकिन एक चीज़ याद रखना, यहाँ पे एक नॉमिनी हमेशा जिंदा रहना चाहिए, क्योंकि अगर ये एक बंदा मर जाए ना तो कंपनी को कौन टेक ओवर करेगा? वो नॉमिनी। तो कंपनी जैसे ही 1% कंपनी जैसे आप इनकॉर्पोरेट करते हो ना, वैसे ही आपको एक नॉमिनी को रखना पड़ता है कि यार मेरे अकाल मृत्यु के समय ये बंदा आके कंपनी को टेक ओवर करेगा। समझ में आ रहा है ये चीज़? ठीक है, हाँ जी बताओ। प्राइवेट कंपनी का मैक्सिमम 200 मेंबर्स, ठीक है, 200 मेंबर्स, जिसका कंपनी का 200 मेंबर्स हो, मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्राइवेट कंपनी, ठीक है। और बताओ स्मॉल कंपनी किसको कहा जाता है? स्मॉल कंपनी का बढ़िया है, इसका डेफिनेशन में थोड़ा चेंजेस आया था इस बार, तो देखो अच्छे से देख लेते एक बार हम लोग। स्मॉल कंपनी किसको कहा जाता है?
जिसका पेड अप शेयर कैपिटल, अच्छे से देखना ठीक है, जिसका पेड अप शेयर कैपिटल डज नॉट एक्सीड 50 लाख रुपीज और सच हायर अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड which shall not be more than 10 करोड़। मैं समझाऊंगा, टेंशन मत लो, अभी एक बार देख लो इधर से। और जिसका टर्नओवर जो है वो एक्सीड ना करे फॉर इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, वो एक्सीड ना करे कितना, 2 करोड़ रुपीस और सच हायर अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब विच विल नॉट बी मोर देन 100 करोड़ रुपीस। अभी के लिए कितना प्रिस्क्राइब किया गया है, 2 करोड़ रुपीस। तो मैं आपको समझाता हूं ये एक चीज। स्मॉल कंपनी मतलब कौन, स्मॉल कंपनी मतलब कौन, स्मॉल कंपनी मतलब वो जिसका पेड अप शेयर कैपिटल कितना तक है, बताइए फटाफट, 50 लाख रुपीस, 50 लाख तक है और उससे नीचे, ठीक है, 50 लाख और उससे नीचे, 50 लाख और उससे नीचे है, वो हो जाएगा आपका, बताओ क्या, स्मॉल कंपनी। और देखो और एक लाइन है, और सच हायर अमाउंट एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। अभी के लिए ये चल रहा है 50 लाख और फ्यूचर में इसका बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन कितना बढ़ा सकते हैं गवर्नमेंट, मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितना बढ़ा सकता है बताओ, 10 करोड़, ठीक है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 करोड़ तक बढ़ा सकता है, ओके ना। और एज हायर अमाउंट और सच हायर अमाउंट एज में बी प्रिस्क्राइब्ड, लेकिन प्रिस्क्राइब्ड कितना है अभी, 50 लाख, ठीक है, समझ में आ चुका है। यह है पेड अप शेयर कैपिटल। अब और एक चीज है जिसका टर्नओवर के बारे में बात करते हैं, जिसका टर्नओवर, बताओ कंपनी का टर्नओवर इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर को समझो। अब अगर 2021 है, अब अगर 2021 चल रहा है तो इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर कौन सा रहेगा, इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर रहेगा 2020 एंड 2019, इमीडिएटली प्रीसीडिंग। और अगर सिर्फ प्रीसीडिंग बोले तो, सिर्फ प्रीसीडिंग बोले तो 2015 भी आ सकता है, क्या दिक्कत है। इमीडिएटली प्रीसीडिंग मतलब ये वाला, ठीक है। इनके इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर कितना हो, 2 करोड़ रुपीस, बताओ कितना, 2 करोड़ और लेस, ठीक है ना, 2 करोड़ से नीचे, या फिर, ठीक है, या फिर एनी सच हायर अमाउंट एज में बी प्रिस्क्राइब्ड, जो प्रिस्क्राइब्ड कर सकते हैं इन फ्यूचर में, लेकिन कितना तक कर सकते हैं प्रिस्क्राइब्ड, 100 करोड़। बहुत सारे बच्चे भी सोचेंगे कि सर ये प्रिस्क्राइब कौन करेगा, आप क्या बोल रहे हो। अभी के लिए इतना समझ लो, जिसका टर्नओवर है 2 करोड़ तक का, ठीक है, इन दी प्रीसीडिंग 2 फाइनेंशियल ईयर, जिसका पेड अप शेयर कैपिटल हो 50 लाख तक का इन दी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, 2 करोड़ और 50 लाख, 2 करोड़ और 50, इसका प्रीसीडिंग नहीं चाहिए, सिर्फ ये इसका पेड अप शेयर कैपिटल जो है वो नॉर्मली 50 लाख तक का हो, और टर्नओवर जो है उसका प्रीसीडिंग ईयर का टर्नओवर 2 करोड़ से नीचे हो, 2 करोड़ से नीचे हो, वो है स्मॉल कंपनी। और ये जो 2 करोड़ है ना, और ये जो 50 लाख है ना, इसको एक्सटेंड कर सकते हैं फ्यूचर में प्रिस्क्राइब्ड करके। कौन प्रिस्क्राइब करे, गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट बोले कि चलो ठीक है, अभी इंडिया डेवलप हो चुका है, अभी इस 50 लाख को बना देते हैं हम लोग 1 करोड़, जिस कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल 1 करोड़ है वो होगा स्मॉल कंपनी, तो फ्यूचर में बोला जाएगा एस मे बी प्रिस्क्राइब्ड, ठीक है। लेकिन कितना तक प्रिस्क्राइब कर सकते हैं गवर्नमेंट, बताओ, 10 करोड़ तक का ही, मतलब ये 1 करोड़ बोल सकते हैं, 2 करोड़ बोल सकते हैं, 3 करोड़, लेकिन 11 करोड़ नहीं बोल सकते। वो समझ में आ रहा है ना। तो प्रिस्क्राइब कितना कर सकते हैं, 1 करोड़ 2 करोड़, लेकिन 11 करोड़ तो नहीं कर सकते प्रिस्क्राइब बेटा, समझे। ये जो स्मॉल कंपनी का डेफिनेशन है ना, ये अप्लाई किस चीज के ऊपर नहीं होगा, शैल नॉट अप्लाई ऑन अ होल्डिंग कंपनी और ए सब्सिडरी कंपनी, अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8 और ए कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट गवर्न अंडर एनी स्पेशल एक्ट। ये 3 को छोड़ के सबके ऊपर अप्लाई होगा ये स्मॉल कंपनी का डेफिनेशन, ठीक है। याद कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। डॉमेट कंपनी क्या है, डॉमेट कंपनी बताइए सर। भाई डॉमेट कंपनी नहीं पता आपको, डॉमेट कंपनी, हाँ बताओ।
जिसका कोई सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन ना हो, जिसका कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन ना हो, डोरमेंट कंपनी। याद करो याद करो याद करो, CSET वाले बच्चे याद करो। हाँ जी बताओ, जिसका कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन ना हो, ठीक है, जो कि एक इनएक्टिव कंपनी हो, ठीक है। ये सारे जो है ना, ये डेफिनेशन सिर्फ इतना पढ़ने से नहीं होगा, ये सिर्फ यहाँ पे छोटा छोटा सा आपको इंट्रोडक्शन के तरीके से आपको समझाया गया है। इनका ब्रॉडली हम लोग पढ़ने वाले, इसलिए मैं यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, समझ में। इनका चैप्टर से बेटा, चैप्टर से इनके ऊपर, ठीक है। तो आप लोग टेंशन मत लो, अभी सिर्फ नॉर्मल जो जितना मैं बता रहा हूँ उतना आप समझ लो यहाँ से, ठीक है। निधि कंपनी क्या है? निधि कंपनी बताओ। अच्छा, निधि कंपनी, इट माइट बी अ न्यू कंसेप्ट फॉर यू। निधि कंपनी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। निधि कंपनी क्या होता है ना, वो कंपनी, निधि कंपनी एक ऐसा कंपनी होता है ना जिसका मेंबर्स जो है, निधि कंपनी जिसका मेंबर्स जो है वो निधि कंपनी में पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं और कंपनी सिर्फ उसी मेंबर्स को पैसा एज अ लोन वो लोग देंगे, ठीक है, एज अ लोन वो लोग देंगे। समझ में आ रहा है? निधि कंपनी यही करता है। निधि कंपनी क्या करता है कि अपने मेंबर्स से पैसा लेता है, सेविंग्स करता है, और अपने ही मेंबर्स को वो क्या करते हैं, पैसे लेंड करता है, उधार पे देते, लोन पे देते। समझ में आ रहा है? ये होता है निधि कंपनी। निधि कंपनी मीन्स कंपनी विच हैज़ बिन इनकॉर्पोरेटेड एज निधि, जो कि निधि के निधि एज अ निधि वो लोग इनकॉर्पोरेट हुए हैं। कल्टिवेटिंग द हैबिट ऑफ थ्रिफ्ट, सेविंग अमॉन्ग्स इट्स मेंबर्स, मेंबर्स का पैसा सेव करते हैं। रिसीविंग डिपॉजिट फ्रॉम एंड लेंडिंग टू इट्स मेंबर्स ओनली, वो पैसा बाहर के इंसान से नहीं ले पाएंगे और पैसा बाहर के इंसान को नहीं दे पाएंगे। निधि कंपनी, समझ में आ रहा है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ, ये होता है निधि कंपनी, ठीक है। थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं। ऑफिसर पता है, की मैनेजर पर्सनल पता है। की मैनेजर पर्सनल मतलब कौन? ऑफिसर मतलब कौन यार? ऑफिसर मतलब यार डायरेक्टर, मैनेजर, की मैनेजर पर्सनल। और की मैनेजर पर्सनल मतलब कौन? CEO, कंपनी सेक्रेटरी, होल टाइम डायरेक्टर, CFO। समझ में आ रहा है बेटा? ये किसके साथ, आपके साथ तुलना कर रहा है, समझ में आ रहा है ना? कंपनी के सबसे टॉप मोस्ट इंसान के साथ। ओके, CEO, कंपनी सेक्रेटरी, बोलो फिर से, होल टाइम डायरेक्टर, CFO, इनके साथ कंपैरिजन हो रहा है। अपना बेटा अपना अलग ही जलवा है, समझ में आ रहा है ना? उसके बाद देखो इधर पे, सच अदर ऑफिसर नॉट मोर देन 1 लेवल बिलो द डायरेक्टर हु इज ए होल टाइम एम्प्लॉयमेंट डेजिग्नेटेड एज ए की मैनेजर पर्सनल। तो आपको इतना ही याद रखना है सिर्फ, ठीक है। फिर सच अदर ऑफिसर एज में भी प्रिस्क्राइब्ड, अगर कोई और भी हो तो प्रिस्क्राइब कर देंगे। हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना, ये जो सेंटेंस जब भी आएगा ना, एज में बी प्रिस्क्राइब्ड, तो प्रिस्क्राइब्ड कौन करेगा? वो CG प्रिस्क्राइब करेगा, ठीक है। इतना याद है ना भाई? ओके। प्रोमोटर कौन है? प्रोमोटर किसको कहते हैं हम लोग? द टर्म प्रोमोटर मीन्स पर्सन who has been named such in prospectus, जिसके प्रोस्पेक्टस में, जिसके कंपनी के प्रोस्पेक्टस में नाम लिखा हो एज ए प्रोमोटर। कंपनी का जो प्रोस्पेक्टस है, उस प्रोस्पेक्टस में नाम लिखा है श्री मोहनलाल इज द प्रोमोटर, तो वो है प्रोमोटर। पहला लाइन बोलता है ये, ठीक है। जिसका कंट्रोल है ओवर द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, डायरेक्टली कंट्रोल हो या फिर इनडायरेक्टली, वेदर एज ए शेयर होल्डर, डायरेक्टर और अदरवाइज। वो शेयर होल्डर भी हो सकता है या फिर डायरेक्टर भी हो सकता है या फिर एनी अदरवाइज, ठीक है। जिसके एडवाइस के चलते, डायरेक्शंस के चलते बोर्ड काम करता हो, ठीक है। इन अकॉर्डेंस विद हुज एडवाइस, डायरेक्शंस, इंस्ट्रक्शन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ कंपनीज अकस्टम्ड टू एक्ट, जिसके इशारे पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नाचे, वो है प्रोमोटर। समझे बेटा? हाँ जी, हाँ। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ओ हो, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तो पढ़ेंगे हम लोग। बहुत बढ़िया कंसेप्ट, बहुत बढ़िया कंसेप्ट। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का मैं आपको इधर से करा देता हूँ, 1 मिनट का लगेगा। मतलब यहाँ पे सिर्फ यही बोला गया, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मतलब वो जो कि रेफर्ड किया गया है अंडर सबसेक्शन 6 ऑफ सेक्शन 149। अंडर सेक्शन 149 सबसेक्शन 6 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को एक्सप्लेन किया गया है और बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन किया है भाई।
वहाँ पे कर लेंगे हम लोग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। एक चीज़ याद रखना, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कभी भी कंपनी का नहीं होता है, वो भेजा जाता है किसी और, बाहर से आता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का एक लिस्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8। किसके पास लिस्ट होता है? वो लिस्ट होता है आरओसी के पास। समझ में आ रहा है? हाँ जी, मैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हूँ। और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मतलब समझो किसी भी कंपनी के साथ ना उसका कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। किस प्रकार का रिलेशनशिप? मामा भतीजा वो रिलेशनशिप तो है ही, परपेचुअल रिलेशनशिप तो मतलब क्या बताए, कुछ भी रिलेशनशिप नहीं है। समझ में आ रहा है? मॉनिटरी रिलेशनशिप भी नहीं है। पिक्यूनरी रिलेशनशिप जिसको कहा जाता है, ठीक है, वो भी नहीं है। पिक्यूनरी रिलेशनशिप मतलब पैसा का लेन देन नहीं है कंपनी के साथ। इंडिपेंडेंट है भाई, ये कंपनी के साथ कोई इसका अटैचमेंट ही नहीं है। वो उस डायरेक्टर को कहा जाता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इसके बारे में हम लोग बहुत डिटेल पढ़ने वाले हैं। अभी भी बेसिक से आपको समझा देता हूँ मैं आपको, ठीक है ना बेटा। उसके बाद ऑडिट एंड ऑडिटर्स के बारे में हम लोग देखेंगे, सीखेंगे, ठीक है। ऑडिट कैसे करा जाता है, ऑडिटर्स क्या होता है, ठीक है। सेक्रेटरियल ऑडिट किस किस को चाहिए होता है, सेक्रेटरियल ऑडिट किस किस कंपनी को चाहिए होता है। सेक्रेटरियल ऑडिट मतलब सेक्रेटरियल ऑडिट कौन करता है? कंपनी सेक्रेटरी। किस किस को चाहिए होता है? एवरी पब्लिक कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल 50 crore rupees or more, every public company having turnover 250 crores rupees or more, every company having outstanding loans and borrowing from bank and financial institutions 100 crore rupees or more। समझ में आ रहा है? इन सब के बारे में हम लोग और डिटेल पढ़ने वाले हैं। यहाँ से जो है हम लोग सिर्फ एक बार देख के चले जाएंगे, ओके, बिकॉज ये इंट्रोडक्शन चैप्टर है, समझो, ठीक है ना। इंट्रोडक्शन चैप्टर है सिर्फ। कॉर्पोरेट CSR कमेटी के बारे में भी पढ़ेंगे हम लोग, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब ये ऐसा CSR जो है ना, ये किसी एक पर्टिकुलर क्लासेस ऑफ कंपनीज के लिए बनाया जाता है, ठीक है ना। वो कौन से क्लासेस ऑफ कंपनीज है वो मैं एक्सप्लेन करूंगा इन फ्यूचर, जहाँ पे आएगा वो टॉपिक। अभी तो सिर्फ यहाँ पे एक्सप्लेन किया, छोटा मोटा इंट्रोडक्शन कि आप इसके बारे में पढ़ने वाले हो फ्यूचर में, तो आपको ये बताया जा रहा है कि आप फ्यूचर में पढ़ेंगे उसके बारे में। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉर्मली कंपनीज जो है ना उनके टूवर्ड्स एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है। फॉर एग्जांपल आज हो गया फ्लड, आज हो गया फायर लग गया कहीं पे, कोरोना वायरस का आ चुका है, तो वहाँ पे आपका एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है किसी भी कंपनी का। तो वो जो है ना, कितना आपको डोनेट करना है, नहीं करना है, वो सारा जो है यहाँ पे हम लोग सीखेंगे। क्लास एक्शन सूट का किसको कहा जाता है? एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स जो है जब एक साथ मिल के केस फाइल कर देते तब कहा जाता है क्लास एक्शन सूट। समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया कंसेप्ट पढ़ेंगे हम लोग। फॉर्मेशन एंड कॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी वो हम फ्यूचर में देखेंगे, बहुत बढ़िया। यहाँ से पढ़ के कोई मतलब नहीं बनेगा। इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है यहाँ पे, जैसे कि कंपनी का डेफिनेशंस, कंपनी किसको कहा जाता है, वी हैव एक्सप्लेन कंपनी का डेफिनेशंस क्या है, राइट। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी का डेफिनेशंस देखो, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स मैंने बताया 3 प्रकार का रहता है, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स एंड अनलिमिटेड कंपनी। समझ में आ रहा है? जो गारंटी देते हैं कंपनी, ओके, जो लिमिटेड बाय शेयर्स है। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी का क्या है मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है पहले, लेकिन फिर भी अभी एक बार मतलब नए बच्चों के लिए, ताज़ा बच्चों के लिए एक्सप्लेन कर देता हूँ। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी वो कंपनी होती है जिनका जो मेंबर्स होते हैं ना कंपनी का, मतलब कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी मतलब क्या, ये भी कंपनी है, इनका मेंबर्स रहेगा, तो उनको पैसा देना होता है। कब देना होता है? जब कंपनी वुंड अप हो जा रहा हो, वाइंडिंग अप का कदार पे हो, तब जितना भी पैसा है ये गारंटी वाले बंदे देंगे। मैंने पकड़ लो आज गारंटी दिया कि मैं 5 करोड़ का गारंटी देता हूँ, तब जब वाइंडिंग अप होगा ना, इन द इवेंट ऑफ बीइंग वाइंड अप, तब मैं जाके 5 करोड़ कंट्रीब्यूट करूंगा उस वाइंडिंग अप प्रोसीजर में, क्योंकि पैसा लगता है, क्रेडिटर्स को देना होता है, इसको देना होता है, इसको देना होता है, कंपनी बंद होने के कगार पे है। समझ में आ रहा है ना वो। और शेयर्स का क्या है? शेयर्स का तो कोई चक्कर ही नहीं है, सबसे बेस्ट है। मैंने 200 का शेयर खरीदा है, बस 200 का ही मेरा लायबिलिटी है। समझ में आ रहा है ना वो। प्राइवेट कंपनी के बारे में सीखेंगे हम लोग फ्यूचर में। प्राइवेट कंपनी किसको कहा जाता है, पब्लिक कंपनी किसको कहा जाता है, होल्डिंग एंड सब्सिडरी। अरे रे होल्डिंग एंड सब्सिडरी याद है कि नहीं? होल्डिंग एंड सब्सिडरी सीखेंगे हम लोग, ओके। ये सब जो है सिर्फ एक बार देख लो ऊपर से कि हाँ ये सब हम लोग सीखने वाले हैं फ्यूचर में, ओके। एसोसिएट कंपनी किसको कहा जाता है? अरे कुछ याद आ रहा है? सीखे थे हम लोग CSET में। एसोसिएट कंपनी। बॉडी कॉर्पोरेट किसको कहा जाता है? ओ माय गॉड, बॉडी
कॉरपोरेट किसको कहा जाता है, फॉरेन कंपनी किसको कहा जाता है। यार याद करो, वो बच्चे जिन्होंने मेरे वीडियोस देख के आए हैं उनको मैंने बताया था कि भाई CSET में ये कंसेप्ट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको समझाऊंगा वो कंसेप्ट। क्यों समझाया मैंने? सो दैट जब आप अभी एग्जीक्यूटिव का लेक्चर देख रहे हो ना, ये एग्जीक्यूटिव में है, देख फॉरेन कंपनी का, हाँ जी फॉरेन कंपनी का, देखो मैंने समझाया था आपको। एवरी कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड इन फॉरेन, इट इज नॉट अ फॉरेन कंपनी। समझ में आ रहा है ना, मैंने बताया था, याद है? कोई भी कंपनी जो फॉरेन में इनकॉर्पोरेट हो रहा है वो क्या फॉरेन कंपनी है? नहीं, उसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में होना पड़ेगा, तब जाके मैं कहलाऊंगा उसको फॉरेन कंपनी। तो ये सारे बहुत सारे कंसेप्ट हम लोग फ्यूचर में देखेंगे, ठीक है। लिस्टेड कंपनी किसको कहा जाता है, गवर्नमेंट कंपनी किसको कहा जाता है, ऑब्वियसली जिसका शेयर्स जो है मैक्सिमम गवर्नमेंट के पास है तो उसको कहा जाता है गवर्नमेंट कंपनी। बैंकिंग कंपनी किसको कहा जाता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कौन से है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस मतलब जो फाइनेंशियली लोन दे, ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे, अरे खत्म हो चुका है, कुछ नहीं है अभी करने के लिए। अब मेरा एक छोटा सा लेक्चर स्टार्ट होगा 10 मिनट का, वो आपको देख लेना है। ये सारे जो भी आपके इधर पे थे मैंने एक्सप्लेन कर दिया, कुछ भी नहीं रहा यहाँ पे एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। सिर्फ कुछ है जैसे कि ये हम लोग फ्यूचर में देखने वाले, अच्छे से देखेंगे हम लोग। ये हम लोग CSET लेवल पे भी करके रखे हैं। डिफरेंस बताओ पार्टनरशिप फार्म और कंपनी का डिफरेंस बताओ, ठीक है। ये हम लोग करके रखे हैं भाई मेरे, अब मत बताना कि नहीं किए सर, EET में करके रखे हैं, ठीक है। मतलब कुछ दिन पहले एग्जाम था आपका, याद करो। लेकिन फिर से हम करेंगे, टेंशन मत लो, फ्यूचर में करेंगे। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर पर्टिकुलर चैप्टर्स है, चैप्टर जब आएगा तब करेंगे। यहाँ पे तो सिर्फ इंट्रोडक्शन देकर रखे हैं। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली और कंपनी के बीच में बताओ डिफरेंस क्या है ये, और एक है LLP और कंपनी के बीच में लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप और कंपनी के बीच में डिफरेंस क्या है, बताइए मेरे को, अभी बताइए। तो ये सारी चीज़ समझे ना। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट एंड प्रेसिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल हो चुका है, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। तो आप यहाँ पे कंपेयर कर लेना, सब कुछ हो चुका है बेटा, सब कुछ। तो चैप्टर 1 जो है ना यहाँ पे कंप्लीट होता है, लेकिन मेरा लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट नहीं होता है। 10 मिनट दो मेरे को, मैं अच्छा सा एक एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको, थोड़ा बेसिक नॉलेज दे देता हूँ, उसके बाद आप जो करना है करो, ठीक है ना। चलो फटाफट देख लेते हैं। मीटिंग्स कितने प्रकार के होते हैं बताओ। मीटिंग्स 2 प्रकार के होता है, एक होता है जनरल मीटिंग, एक होता है बोर्ड मीटिंग। जनरल मीटिंग 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है एनुअल जनरल मीटिंग, एक होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, और एक होता, ये तो बोर्ड मीटिंग है ही। समझ में आ रहा है? बोर्ड मीटिंग साल में कम से कम 4 बार होना चाहिए, ये अपने को पता है सर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इतना समझे, ओके। मीटिंग क्यों बुलाया जाता है? मीटिंग बुलाया जाता है अपने को रेजोल्यूशंस पास करने के लिए। बताओ क्या? रेजोल्यूशंस पास करने के लिए मीटिंग्स बुलाया जाता है, ठीक है। कितने प्रकार के रेजोल्यूशंस होते हैं? एक होता है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, एक होता है स्पेशल रेजोल्यूशन। सर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है, अगर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन है तो वोट इन फेवर अगर ज्यादा हो वोट अगेंस्ट से तो चल जाता है। मतलब यहां पे वोट इन फेवर अगर 51 है और यहां पे 49 है तो चल जाएगा। 51 है, एक ज्यादा है तो हो जाएगा, पास हो जाएगा। वो रेजोल्यूशन जो है, वो नियम कानून जो भी है, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास हो जाएगा। स्पेशल रेजोल्यूशन क्या होता है? स्पेशल रेजोल्यूशन यहाँ पे 49 है, यहाँ पे 51 है, इतना से नहीं चलेगा बेटा, इतना से नहीं चलेगा। आपको कम से कम 75% वोट चाहिए होगा, सब समझे? 75% वोट इन फेवर चाहिए होगा, तब जाके SR पास होगा। देखो कोई भी पर्टिकुलर रेजोल्यूशन जो है ना वो कब पास होता है? कोई भी पर्टिकुलर रेजोल्यूशन जो है वो कब पास होता है? जब फेवर में वोट इन फेवर ज़्यादा हो। तो अगर OR पास कर रहे हो आप तो एक भी वोट ज़्यादा है ना तो चल जाएगा। लेकिन अगर आप पास कर रहे हो SR मतलब स्पेशल रेजोल्यूशन, तो एक वोट ज़्यादा आने से नहीं होगा, कम से कम 3 टाइम्स ज़्यादा वोट आना चाहिए। 3 टाइम्स मतलब 75% वोट चाहिए आपको, तब जाके पास होगा। 3 टाइम ज़्यादा वोट अगेंस्ट के, 3 टाइम ज़्यादा। अगेंस्ट अगर 49 है तो 49 × 3, समझ में आ रहा है ना? 3 टाइम ज़्यादा वोट चाहिए होगा,
तब जाके एसआर पास होगा। तो आपको इसको शॉर्टकट में याद रखना है, सिर्फ 75% वोट अगर मिल जाए तो एसआर पास हो जाएगा, स्पेशल रेजोल्यूशन। इतना समझ में आ रहा है? हाँ जी, ओके। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बात ये है कि यार दो प्रकार के बिजनेस मैटर्स होते हैं। एक होता है ऑर्डिनरी बिजनेस मैटर्स, एक होता है, बताओ फटाफट, ऑर्डिनरी बिजनेस मैटर्स, और एक होता है स्पेशल। ठीक है, स्पेशल बिजनेस मैटर। ठीक है, अब ऑर्डिनरी बिजनेस में क्या क्या होता है, कौन से, सिर्फ 4 चीज है जो ऑर्डिनरी बिजनेस कहलाता है। समझ में आ रहा है ना? ऑर्डिनरी बिजनेस सिर्फ 4 मैटर्स में सल्टा जाता है। ऑर्डिनरी बिजनेस, ठीक है, ऑर्डिनरी बिजनेस में सिर्फ 4 चीज आता है। देखो, 2 प्रकार के बिजनेस होते हैं, एक है ऑर्डिनरी, एक होता है स्पेशल। स्पेशल बिजनेस, ठीक है। ऑर्डिनरी बिजनेस सल्टा जाएगा सिर्फ 4 चीजों में, 1 2 3 4। एक है कंसीडरेशन ऑफ एनुअल रिपोर्ट, ऑडिटर्स एंड डायरेक्टर्स रिपोर्ट। ठीक है, ऑडिटर्स, जैसे जैसे मैं बोलता जा रहा हूं वैसे वैसे लिख लो, ठीक है, मैं पूरा नहीं लिखूंगा टाइम सेव करने के लिए। ऑडिटर्स एंड डायरेक्टर्स रिपोर्ट, ठीक है। अगर आप डिक्लेयर कर रहे हो क्या, डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हो, अगर आप अपॉइंटमेंट कर रहे हो डायरेक्टर का, इन केस ऑफ रिटायरमेंट, ठीक है, डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट हो रहा है, मतलब डायरेक्टर रिटायर कर रहा है और उस रिटायरमेंट के चलते हुए आप किसी और डायरेक्टर को अपॉइंट कर रहे हो, तब अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, ऑडिटर का अपॉइंटमेंट और ऑडिटर का सैलरी डिसाइड करना, मतलब रेम्यूनरेशन डिसाइड करना। समझ में आ रहा है? ऑडिटर को अपॉइंट करना और ऑडिटर के रेम्यूनरेशन को, सिर्फ ये 4 चीज में हम लोग उसको कहते हैं कि ये एक ऑर्डिनरी बिजनेस है। बाकी सारे क्या है, स्पेशल बिजनेसेस। इन 4 चीज़ों को छोड़ के बाकी कोई भी डिसीजन लिया जा रहा है कहाँ पे, जनरल मीटिंग में, वो सारे स्पेशल बिजनेसेस है। वो सारे, बताओ क्या, स्पेशल बिजनेसेस है। अब एक चीज आएगा सबके दिमाग में कि सर एक चीज बताओ कि दिक्कत क्या है। बताएंगे सर दिक्कत क्या है, हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड क्यों किए गए हैं, मतलब व्हाई इट इज डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स। ये स्पेशल का चक्कर क्यों है, ऑर्डिनरी का चक्कर क्या है। सिंपली याद रखना, ये जो 4 चीज है ना, ये हम लोग सिर्फ और सिर्फ एनुअल जनरल मीटिंग में डिसाइड कर सकते हैं। एनुअल जनरल मीटिंग, ये तो हम लोग मीटिंग का ही बात कर रहे हैं ना, सिर्फ एनुअल जनरल मीटिंग में ही हम लोग ऑडिटर को अपॉइंट कर सकते हैं, ऑडिटर का रेम्यूनरेशन डिसाइड कर सकते हैं, रिटायरिंग डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकते हैं, डिविडेंड के लिए हम लोग यहाँ पे ही अप्लाई कर सकते हैं, एनुअल रिपोर्ट, ऑडिटर्स रिपोर्ट, डायरेक्टर रिपोर्ट, सब लोग यहाँ पर ही काम सल्टाते हैं हम लोग। समझ में आ रहा है ना? इनके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं कहाँ पे, एनुअल जनरल मीटिंग। और स्पेशल बिजनेसेस कुछ इस प्रकार से है ना, स्पेशल बिजनेसेस कुछ इस प्रकार से है कि हम लोग किसी भी मीटिंग में डिसाइड कर सकते हैं। वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में भी कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, एजीएम में भी कर सकते हैं, ठीक है। ये जो है ये ट्रांजैक्शन हो सकता है आपका ईजीएम में भी, एजीएम में भी, लेकिन इन सारे चीज़ों का ट्रांजैक्शन सिर्फ एक ही जगह पे होगा, वो है एजीएम पे। इतना डिफरेंस समझ में आ रहा है आपको तो बवाल है, इतना समझ में आ रहा है तो बवाल है, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ नेक्स्ट, आ जाओ फटाफट। नेक्स्ट हम लोग सीखेंगे कि मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। ये मैंने ईटी लेवल को भी सिखाया था, लेकिन फिर भी यहाँ पे एक बार देख लेते, कोई दिक्कत नहीं आएगा। पहले हम लोग देखेंगे मेंबर्स, कितना मेंबर्स होना चाहिए, उसके बाद देखेंगे हम लोग कितना डायरेक्टर्स होना चाहिए, मिनिमम मैक्सिमम दोनों देखेंगे, ठीक है ना। मिनिमम देखेंगे, मैक्सिमम देखेंगे, यहाँ पर भी मिनिमम देखेंगे, यहाँ पर भी मैक्सिमम देखेंगे, ओके। अब ओपीसी के लिए सबसे पहले देख लेते, ओपीसी मेंबर, ठीक है ना, ये मेंबर है और ये डायरेक्टर है, याद रखना। ओपीसी के लिए मिनिमम मेंबर कितना होना चाहिए, कम से कम 1, मैक्सिमम 1। मिनिमम डायरेक्टर कितना होना चाहिए, 1, मैक्सिमम 15, ठीक है। ये जो 15 का लिस्ट है ना, ये कांस्टेंट रहेगा। फिर भी मैं इधर पे दिखा देता हूँ। प्राइवेट कंपनी के लिए देख लेते हैं हम लोग। प्राइवेट के लिए कितना होना चाहिए, मिनिमम मेंबर्स होना चाहिए 2, मैक्सिमम कितना होना चाहिए 200, ठीक है। और मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स होना चाहिए 2, मैक्सिमम होना चाहिए 15। पब्लिक कंपनी के लिए देख लेते हैं हम लोग। पब्लिक कंपनी के लिए देख लेते हैं हम लोग, मिनिमम होना चाहिए 7,
मैक्सिमम तो बेटा ये अनलिमिटेड है, पब्लिक है ना बेटा, ठीक है, पब्लिक है ना। उसके बाद मिनिमम इधर पे होना चाहिए डायरेक्टर 3 और डायरेक्टर मैक्सिमम होना चाहिए 15। लेकिन एक चीज़ याद रखना, ये जो 15 का डायरेक्टर है, अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछेंगे सर एक बात बताओ यार, मैंने बहुत सारा कंपनी देखा उधर पे 25, 20, 30 डायरेक्टर्स है सर, कैसे सर, वो कैसे हो पाता है सर फिर? तो भाई मेरे समझो एक बात, ये जो मैक्सिमम लिमिट है ना डायरेक्टर का, इसको हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं क्या पास करके? SR इन GM पास करके, SR इन GM पास करके हम लोग इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है, वी कैन एक्सटेंड दिस SR इन GM पास करके, इंक्रीज कर सकते हैं हम लोग इसको, इस नंबर को। क्लियर है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है? हाँ जी। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है और क्या है बच गया आपको एक्सप्लेन करने के लिए, एक सेकंड देख लेता हूँ मैं। और एक छोटा सा टॉपिक है, ये ना बार बार आता रहेगा अपने इधर पे, ठीक है, जैसे जैसे हम करते रहेंगे ना वैसे वैसे बार बार आता रहेगा, तो मैं चाहता हूँ कि ये टॉपिक पर एक्सप्लेन कर दूँ आप लोग को, ठीक है। ओके, टॉपिक एक्सप्लेन होगा अब कुछ इस प्रकार से कि सबको पता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है, ठीक है, हाँ सर पता है, ओके गुड। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स जो है उसके अंडर में क्या क्या आता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स पता है सारे कंपनीज को जो है, कॉर्पोरेट अफेयर्स समझ में आ रहा है ना, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट मतलब कंपनीज, समझ में आ रहा है, कॉर्पोरेट अफेयर्स संभालना, तो कैसे संभालते वो लोग? तो मिनिस्ट्री MCA जो है ना इंडिया को 7 जोन में डिवाइड कर चुके हैं, ये मैंने CSET लेवल के लिए समझाया था, लेकिन आप फिर से एक बार समझ लो, ठीक है। 7 कौन से जोन है? नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है, इतना तो पता ही सबको सर। नेक्स्ट बताइए, नॉर्थ ईस्ट है, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट है, और उसके बाद साउथ ईस्ट है, समझे? यहां पे नॉर्थ में कौन आता है? दिल्ली, याद करने का तरीका। साउथ में आता है चेन्नई, ईस्ट में आता है कोलकाता, वेस्ट में आता है बताओ मुंबई, नॉर्थ ईस्ट में आता है शिलोंग, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट में आता है अहमदाबाद, और साउथ ईस्ट में आता है हैदराबाद, ठीक है। ये जो है ना एक बेसिक सा आपको नॉलेज है, आपको रखना चाहिए ये नॉलेज, ओके, बेसिक नॉलेज है। अब एक चीज समझो, इंपॉर्टेंट है, समझो, चले मत जाओ, कि ये जो 7 जोन्स है ना, 7 जोन में, अच्छा दिल्ली में अगर जोन है तो पूरा दिल्ली में सिर्फ एक ऑफिसर को अपॉइंट कर देंगे और पूरा दिल्ली संभाल लेगा वो कंपनी? दिल्ली में जितने भी कंपनीज है सारे कंपनीज को संभाल लेगा एक ऑफिसर? नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। लेकिन फिर भी समझो एक ऑफिसर को अपॉइंट किया जाता है, ठीक है, हर एक जोन में एक ऑफिसर रहता है, ईच 7 जोन्स अपॉइंटेड एन ऑफिसर, ठीक है, और उस ऑफिसर का नाम होता है रीजनल डायरेक्टर। बताओ, रीजनल डायरेक्टर, ठीक है, रीजनल डायरेक्टर। और रीजनल डायरेक्टर को क्यों रखा जाता है? कंपनी लॉ को एग्जीक्यूट करने के लिए, कंपनी लॉ को एग्जीक्यूट करने, देखने के लिए कि सारी कंपनीज जो है वो कंपनी लॉ को फॉलो कर रहा है कि नहीं। और उसके अंडर में ना, RD के अंडर में 22 ROC रहता है, 22 ROC, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, और 23 लिक्विडेटिंग ऑफिसर रहता है, मतलब लिक्विडेटर्स रहते हैं, ठीक है, लिक्विडेटर्स। ये ROC और लिक्विडेटर्स कौन है? ROC वो है जो कंपनी को जन्म देते हैं, मतलब इनकॉर्पोरेट करते हैं, और लिक्विडेटर्स कौन है? लिक्विडेटर्स वो है जो कंपनी को बंद करते हैं, शट डाउन। सर खोलने का इंसान ज़्यादा, सॉरी, खोलने का इंसान कम और बंद करने का ज़्यादा। हाँ जी बेटा, इंडिया ऐसा ही है ना, खोल तो सभी लोग लेते हैं लेकिन बंद करने के लिए ना बेटा बहुत ज़्यादा मेहनत चाहिए होता है, बिकॉज अपने को ढूंढ के शेल कंपनीज को बंद करना होता है, इसको बंद करना होता है, उसको बंद करना होता है, बहुत सारी कंपनीज को बंद करना होता है। तो इसीलिए समझ में आ रहा है? हाँ बताओ, सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह कहाँ पे जाएगा? कंपनी का ROC में, ठीक है। तो इस प्रकार से डिवाइडेड है अपना। तो ये हो गया आपका बेसिक ज्ञान, ठीक है। तो इसमें और कुछ है नहीं बताने के लिए आपको, बाकी जितना भी कुछ होगा वो फर्दर चैप्टर्स में हम लोग देखेंगे। तो आज का जो क्लास था, इस क्लास में हम लोग क्या सीखे? इस क्लास में हम लोग ने बहुत कुछ सीखा कंपनी लॉ के बारे में, ठीक है,
और किस प्रकार से होता है, क्या होता है, नहीं होता है। तो आज का जो है ये यहाँ पे समाप्त होता है चैप्टर, ठीक है। तो हम लोग इंट्रोडक्शन टू कंपनी लॉ जो है वो ख़त्म कर लिए। अभी बैठ के नोट्स बना के सीख लेना है, ठीक है। ये हार्डली आपको कम मिनिमम 2 आवर्स देना है, इसी को 2 आवर्स में आपका ख़त्म हो जाएगा, मतलब पूरा एकदम समा जाएगा बॉडी में। और सिर्फ सब जो है ना ये CSET लेवल का था, तो CSET में आपने पढ़ के रखे हैं, तो इसको एक बार देख लेना है, ठीक है, अच्छे से देख लेना है, ओके। और एक मैं एडवाइस देना चाहता हूँ, ठीक है। ये जो है ना, देखो सेक्शंस तो बहुत सारे हैं, ठीक है, सेक्शंस तो बहुत सारे, लेकिन एक चीज़ याद है ना आपको कि सेक्शंस बहुत सारे हैं, लेकिन अपने को सारे सेक्शंस जो है याद करना, इट इज़ सिंपली काइंड ऑफ लाइक इम्पॉसिबल। आपको नहीं लगता ये चीज़ इम्पॉसिबल है? कुछ सारे सेक्शंस याद रखना, हाँ जी बताओ। तो जैसे जैसे मैं पढ़ाता जाऊँगा ना, वैसे वैसे मैं आपको बताता जाऊँगा कि कौन से सेक्शंस जो है ना 200% आएंगे आपके एग्जामिनेशंस में। 200% मतलब समझ रहे हो ना, 200% मतलब आएंगे 100% आएंगे। तो वैसे वैसे आपको वो सेक्शन नंबर्स याद करते लेना है। वैसे ही उसी प्रकार में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये सारे जो सेक्शन नंबर्स है इसको याद कर लेना बैठ के, ठीक है, इसको याद कर लेना है, क्योंकि ये हर एक क्वेश्चंस में आ जाएगा, मतलब हर एग्जामिनेशन में यहीं से आ जाता है, समझ में आ रहा है। सिर्फ सेक्शन नंबर को याद कर लेना अच्छे से। सेक्शन डिफिनेशन सेक्शन 2 में सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन यही है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस यू कैन से। और भी बहुत सारे सेक्शंस हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए ये सेक्शन जो रट्टा मार लेना अच्छे से, अच्छे तरीके से, ठीक है ना। इट्स अ रिक्वेस्ट, ठीक है, ये कर लेना। बाकी तो आप माहिर हो, ओके, कोई दिक्कत नहीं आएगा। कोई भी डाउट है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस डिस्क्रिप्शन में लिंक में जाओ और क्वेश्चन पोस्ट करो। सो इसी के साथ आज का लेक्चर समाप्त होता है। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैप्पी लर्निंग गाइस, बाय बाय, टेक केयर।